नमस्ते प्रखर जी, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। फाइनली हम मिल मिल पा रहे रहे हैं हैं। जी, काफ़ी कोशिशों के बाद। जी। आपकी पुस्तक हे राम, सबको दिखा दूं, आप भी दिखा दीजिए। कवर काफ़ी बेहतरीन पुस्तक है, काफ़ी मोटी है, धन्यवाद। तो काफ़ी रिसर्च इसमें गया है। और प्रखर जी 2005 से काम पे लगे हुए हैं। जी, अच्छा, इसमें इसका जो सब टाइटल है वो है विभाजन, मुसलमान और शरणार्थी। ये जी। तीनों ही जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि जो शुरुआत होती है गांधी वध की, वो कहीं ना कहीं विभाजन जैसे हुआ, जिस तरीके से हुआ, और जो उसका परिणाम था शरणार्थी, हुँ, उसमें कहीं ना कहीं निहित है। जो पाकिस्तान के साथ 155 करोड़ देने की जिद थी, हुँ। और विभिन्न तरीके की जो बातें हम करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप विभाजन से शुरू करें कि क्यों विभाजन हुआ, जो रिजल्ट थे 1940 के इलेक्शन के, और उसमें किसका रोल ज़्यादा था, और वो कैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और वो भारत में रह गए, जी, और वो 1937 से कॉन्ट्रास्ट कीजिए आप उसको, जी, जो इलेक्शन हुआ उसके नतीजे और 1940 के नतीजे। बिल्कुल। देखिए, मैं पहले आपको जो आपने बुक के टाइटल पे बात की कि इसमें एक सब टाइटल है विभाजन, मुसलमान और शरणार्थी। बेसिकली गांधी हत्याकांड की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो विभाजन की पृष्ठभूमि के साथ ही गांधी हत्याकांड की पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। क्योंकि वहीं से जब विभाजन की स्थिति माँग होती है, देश के बँटवारे की माँग होती है, पाकिस्तान की माँग होती है और गांधी की जो नीतियाँ थी और आखिर में जो बँटवारा होता है, तो गांधी की जो लोकप्रियता थी वो धीरे-धीरे विभाजन के होते तक बहुत कम हो जाती है। तो पूरी पृष्ठभूमि जो है हम्म। वो इस हत्याकांड से सीधे-सीधे जुड़ती है, इसलिए इसको मैं सबटाइटल में जगह दी है। अब आपने बात की पाकिस्तान मूवमेंट की और 1945 और 46 के चुनाव की बात की। वो एक बहुत भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है और दुर्भाग्य है कि जो वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने इस महत्वपूर्ण चुनाव को जो है, वो सिर्फ़ डेढ़ या 2 पैराग्राफ में इतिहास की किताबों में बताकर निकल जाते हैं। अगर वो इस चुनाव का डिटेल बताएँगे, सच बताएँगे, तो बहुत से नकाब उतर हम्म। जाएँगे और आज भी जो देश में एक बड़ी जनसंख्या है, वो अनईज़ी फ़ील करने लग जाएगी। समुदाय विशेष की जो जनसंख्या है, वो अनईज़ी फ़ील कर जाएगी अगर उस चुनाव की हकीकत मालूम पड़ जाएगी तो। लेकिन मैं एक पत्रकार हूँ, एक रिसर्चर हूँ, इतिहास का मैं विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहासकार नहीं हूँ। लेकिन ये मेरा एक रिसर्चर और पत्रकार होने के नाते कर्तव्य बनता है कि जिस चीज़ को छुपाया गया है, मैं उसको दिखाऊँ या बताऊँ। तो 1945-46 का जो चुनाव था, जो आपने सवाल पूछा, तो 1945-46 का जो चुनाव था, वो 2 तरह का चुनाव हुआ था। पहला चुनाव तो ये था कि जो एक तरह से संविधान सभा के लिए चुनाव होगा, जो ती उसमें जो सीटें थीं, वो दिल्ली में बैठे, एक तरह से लोकसभा कह सकते हो, प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव उसमें होने थे। हम्म। तो उसमें एक बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था रखी गई थी, मतलब अलग से मुस्लिम रिजर्व सीटें रखी गई थी। तो आज का जो रिजर्वेशन होता है चुनावों में, जो एससी और एसटी के लिए सीटें होती हैं रिजर्व, वैसा नहीं था मामला वो। हम्म। मतलब उसमें ये था नियम कि जो मुस्लिम रिजर्व सीटें हैं, उसमें मुसलमान तो खड़ा होगा ही, सिर्फ मुसलमान ही खड़ा होगा। मुसलमान उसमें ही वोट वोट ही करेगा। डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमान को रहेगा, मतलब मुसलमान द्वारा मुसलमान चुना जाएगा। तो उन चुनावों में कोई बिजली सड़क पानी पर तो वो चुनाव हुआ नहीं, भारत के बंटवारे के ऊपर चुनाव था, या तो अखंड भारत या भारत के 2 टुकड़े। तो हैरानी की बात है कि उस 1945-46 के जो चुनाव थे, उसमें 95% मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग जीती और मुस्लिम लीग को वोट देने वाले लोग कोई रावलपिंडी, पेशावर या लाहौर या बलूचिस्तान या अन्य इलाकों के लोग नहीं थे। हम्म। मुस्लिम लीग को वोट दिया था लखनऊ के लोगों ने, मुस्लिम लीग को वोट दिया था अलीगढ़ के लोगों ने, मुस्लिम लीग को वोट दिया था बॉम्बे के मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग को वोट दिया था दक्षिण भारत के मुसलमानों ने। तो और मैं चाहूँगा कि आप और सीटों का भी बताएं किस तरीके से। वो सीटें तो एकदम ऐसे याद नहीं आती हैं, लेकिन इसमें अगर मैं उस पुस्तक में आप जाएँगे तो उसमें वो चुनाव का ज़िक्र मिलता है। हम्म। तो मैं वहाँ से आपको पढ़ के एक क्योंकि बार वो बताता हूँ। स्टार्टलिंग फैक्ट्स है। हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक अध्याय है, 10वां अध्याय मेरी पुस्तक का, कि मुसलमान क्यों नहीं गए पाकिस्तान, और पेज नंबर 151 से ये अध्याय शुरू होता है। हम्म। इसमें मैंने इसके पूरे जो आंकड़े दिए हैं हम्म। कि जो प्रांतीय असेंबलियों के जो चुनाव थे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ दर्शकों को। ये वो चार्ट है जिससे मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान बनाने वाले लोग कौन थे। हम्म। तो जो उत्तर प्रदेश था, उसमें 66 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, जिसमें से 54 पर मुस्लिम लीग जीती, मतलब फॉर पाकिस्तान हाँ, वोट बिल्कुल, पड़ा था बिल्कुल। बेसिकली। जो उस समय बॉम्बे प्रोविंस जिसको कहते थे, आज का महाराष्ट्र और गुजरात उसमें आता था, उसमें 30 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 30 की 30 पर मुस्लिम लीग जीती। और उसमें खास तौर से बताना चाहता हूँ
कि मोहम्मद अली जिन्ना बायकला से चुनाव जीते थे। मुंबई का एक इलाका है, वो लाहौर या पेशावर से चुनाव नहीं जीते थे, वो मुंबई के मुसलमानों ने उन्होंने चुनाव जिताया था, और आज भी उस इलाके में बहुत मुस्लिम रहते हैं। तो जिन्होंने जिन्ना को वोट दिया था, जिनके पुरखों ने, जिन्ना चले गए, यहीं रहे, वो ये रह बाकी गए, रह उनके गए। समर्थक यहाँ पर रह गए। ये साबित होता है। बिहार में 40 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 34 पर मुस्लिम लीग जीती। पंजाब में 86 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 73 पर मुस्लिम लीग जीती। आज का जो एमपी है उसमें 14 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 13 पर मुस्लिम लीग जीती। 119 बंगाल में थी, 113 पर मुस्लिम लीग जीती। तो इस तरह से पूरे आंकड़े में सबसे रोचक आंकड़ा जो है वो है मद्रास का। उससे मद्रास प्रोविंस जो था उसमें सारा ही दक्षिण भारत करीब करीब आता था। उसमें 29 रिजर्व सीटें मुस्लिम लीग के लिए रखी गई थी, जिसमें से 29 की 29 मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। और आज देख सकते हैं कि कर्नाटक और बाकी इलाकों में कितनी मुस्लिम आबादी आज भी मौजूद है। तो कुल मिला के 492 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी प्रोविंशियल इलेक्शन में, जिसमें से 425 पर मुस्लिम लीग जीती। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि इससे बड़ी भारतीय राजनीति में असर हुआ जब इस चुनाव में मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग को जो मुस्लिम इलाकों में सफलता मिली, तो तब इसके नतीजों ने ही पाकिस्तान की नींव रख दी थी। क्योंकि जब मुस्लिम लीग के भारत के सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दे दिया, तो मुस्लिम लीग पूरी तरह से भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि बन गई। और मौलाना आज़ाद कांग्रेस के तब अध्यक्ष होते थे। तो मौलाना आज़ाद को जो जिन्ना बार बार कहते थे कि पोस्टर बॉय हैं कांग्रेस के, वो साबित हो गया कि मौलाना आज़ाद का कोई और कांग्रेस का कोई प्रभाव भारत के मुसलमानों पे नहीं है। भारत के मुसलमानों के इकलौते नेता जिन्ना है, भारत के मुसलमानों ने साबित कर दिया। और ये भारत के मुसलमान का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो मैं उन भारतीय इलाकों का जिक्र कर रहा हूँ जो आज भी भारत में हैं और जिनके वंशज आज भी भारत में ही रुके हैं। अच्छा, और हैरानी की बात है कि ये सब लोग कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं थोड़ी है। तो इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसके बाप का कितना खून इस धरती में शामिल है, किसने बहाया है और किसका बहा है। और ये जो नतीजे हैं बताते हैं कि किसका खून इस धरती में है और किसके खून से पाकिस्तान बना है, सब कुछ इसमें। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि कितने करोड़ मुसलमान उस समय थे और कितने गए, क्योंकि ये भी बोला जाएगा कि अरे ये तो जिन्होंने वोट दिया था वो तो निकल गए। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और उसको भी मैंने इस पुस्तक में दूर करने की कोशिश की है कि जो भारत में जो अखंड भारत था उसकी 25% आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी। करीब करीब उसमें 10 करोड़ के आसपास मुसलमान थे। और उसकी जो आबादी है, अगर हम उस पर देखें कि 1947 में, जो मैंने पुस्तक में भी लिखा है, चार्ट भी दिया, पेज नंबर 160 पर है, देख सकते हैं दर्शक इसको। इसमें उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ था तो कम से कम भारत में 4.25 करोड़ मुसलमान थे। जो आज़ाद भारत में, आज़ाद भारत का जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो भारत का जो वर्तमान नक्शा है, इस नक्शे के अंदर 4.25 करोड़ मुसलमान थे 15 अगस्त 1947 तक। अब इसमें से कितने मुसलमान पाकिस्तान गए, तो ये मैंने पाकिस्तान का जो आधिकारिक आंकड़ा, क्योंकि उन्होंने एक डिपार्टमेंट जैसा हमने भी बनाया था, पुनर्वास मंत्रालय और राहत और पुनर्वास शरणार्थी मंत्रालय बनाया था, ऐसा उन्होंने भी बनाया था। तो उसके पास पूरा डेटा था कि किस भारत के किस इलाके से कितने मुसलमान जो है पाकिस्तान पहुंचे, तो वो डेटा भी मैंने दिया है। तो भारत से कुल मिला के एक तरह से सिर्फ 72 लाख मुसलमान, मतलब 4.25 करोड़ मुसलमान भारत में मौजूद थे 15 अगस्त 1947 तक। बंटवारे के बाद सिर्फ 72 लाख मुसलमान जो है पाकिस्तान गए, और मतलब 1/4 भी नहीं गए। जी हाँ, 1/4 भी नहीं गए। इसके बाद फिर धीरे धीरे और भी गए, मतलब 20 लाख और गए होंगे 1951 और 50-60 के दशक तक भी, फिर भी 1/4 नहीं होता, लेकिन 1/4 नहीं होता। और इसमें से देखिए, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो आपको अभी सामने आएगी कि जो मैक्सिमम मुसलमान जो गया, जो 72 लाख मुसलमान गए पाकिस्तान, उनमें से 55 लाख मुसलमान सिर्फ पंजाब के थे। मतलब पंजाब में ही हिंसा हुई थी। जो भारतीय इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ जो अगर हिंसा हुई है, जिसको मैं साफ साफ बताता हूँ, तो वो सिर्फ पंजाब के ही इलाकों में हिंसा हुई है, जिससे पंजाब जो था वो पूरी तरह से उसका जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उसका पूरा की पूरा वो पाकिस्तान चला गया। और पंजाब जब इसलिए आज भी आप जब पंजाब की मुस्लिम पॉपुलेशन देखेंगे तो काफी कम मिलेगी। एक डिस्ट्रिक्ट है वो भी अभी जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, वो मलेरकोटला के मुसलमानों को इसलिए नहीं मारा गया या उनके ऊपर हमले नहीं हुए कि मलेरकोटला के मुसलमानों का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। वहाँ के नवाब ने गुरुओं की लिए तो बड़ी सेवा करी थी उनकी, तो उनके प्रतीक सिखों का एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए मलेरकोटला के मुसलमानों को नहीं मारा, सिखों ने हमला किया या हिंदुओं ने हमला किया। लेकिन बाकी पूरे पंजाब से तो जो 72 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, 55 लाख उसमें सिर्फ पंजाब के थे। और ये पंजाब में फिर वो हरियाणा और हिमाचल का हिस्सा था। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इंजमाम मुल्क का जो परिवार है वो हिसार से गया था, अब वो हरियाणा में आता है। अच्छा, हाँ। तो अब मैं आगे की बात करता हूँ। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा से 7 लाख मुसलमान गए। मतलब जो जो बंगाल था
जहाँ पे वो दूसरे गढ़ था, नंबर डायरेक्ट की। एक्शन डे किया था, गढ़ था वो मुस्लिम लीग का। वहां से सिर्फ 7 लाख मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान उस तरफ गए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जहां से असली खाद पानी पाकिस्तान के आंदोलन को यहाँ के मुसलमानों ने दिया था, यहाँ से सिर्फ 4,65,000 मुसलमान पाकिस्तान गए। राजस्थान से मुसलमान, खासकर भरतपुर और अलवर में बहुत दंगा हुआ था मेवातियों के खिलाफ, मेवाती मुसलमानों के खिलाफ, तो वहां से काफी पलायन हुआ था। लेकिन वो भी सिर्फ 2,35,000 मुसलमान राजस्थान के इलाके से, राजपूताना जिसको कहते हैं, पाकिस्तान गए। महाराष्ट्र, गुजरात, जहां से जिन्ना चुनाव जीते थे, जिन्ना जहां के रहने वाले थे, सारी की सारी सीटें जीते थे। हाँ सारी की सारी सीटें जीते थे, वहां से सिर्फ 1,60,000 मुसलमान गए। भोपाल और हैदराबाद, जो जिन्ना के भोपाल नवाब और हैदराबाद के नवाब, जिन्होंने जिन्ना को पैसों से तौल दिया था और जिनके पैसों के दम पर जिन्ना ने पूरा पाकिस्तान मूवमेंट चलाया और पाकिस्तान की नींव रखी। ये भोपाल नवाब के बारे में इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू हैं, ऐसे ही सैफ अली खान के जो परनाना थे वो भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान थे, जिन्ना के राइट हैंड थे। वो आज़ादी के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए, भोपाल में रहे, भोपाल में उनकी कब्र है। तो भोपाल और हैदराबाद से सिर्फ 95,000 मुसलमान गए। और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जहाँ से पूरी एक तरफा सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, यहाँ से सिर्फ 18,000 मुसलमान गए। तो इसलिए आप देखते हो कि पाकिस्तान में कोई भी साउथ इंडियन ओरिजिन का आपको मुसलमान नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो भारत से गए मुसलमान हैं वो अक्सर पंजाबी मुसलमान होंगे, और उनको वो मुहाजिर नहीं कहते क्योंकि वो वहाँ पे रच बस गए वहाँ के उसमें। बाकी जो इलाकों से मुसलमान गए उनको उन्होंने कराची और सिंध के इलाकों में बसाया, उनको वो मुहाजिर कहते हैं। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। और अब आती है बात फिर शरणार्थी जी। अब ये तो गए नहीं, हमारे उधर जो हिंदू थे वो यहाँ पे आने को मजबूर हुए। बिल्कुल। जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, उनके फैमिली के साथ बर्ताव किया गया, खदेड़ा है उनको, बेसिकली मजबूर किया गया, नहीं तो कोई छोड़ना नहीं चाहता अपना घर। अब वो यहाँ पे आते हैं, ये पृष्ठभूमि बन रही है गांधीवध की। मैं बता दूं कि डिस्कशन हमारा गांधीवध पे है, शुरुआत यहाँ से होती है। अब शरणार्थी यहाँ पे आते हैं, तो गांधी की जो हरकतें होती हैं उसके बाद, पार्टीशन के बाद, और उनका जो एटीट्यूड है शरणार्थियों के प्रति और पाकिस्तान के प्रति और मुसलमानों के प्रति, उसके कारण जो बीज बोए जाते हैं घृणा के गांधी के प्रति, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए क्या हुआ कि जब वहाँ से जब हिंदू और सिख शरणार्थी भारत में आए और यहाँ से जो 72 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, तो एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों सरकारों की कि जो संपत्ति वहाँ के हिंदुओं ने छोड़ी है, उन्हीं संपत्तियों में यहाँ के मुसलमानों को बसाया गया। आपने कई बार वहाँ पे कॉमेडी करते हुए देखा होगा, कराची के कुछ कॉमेडियन ये भी कॉमेडी करते हैं कि हमने ताला तोड़कर ये एक हिंदू का घर था, हमने ले लिया। तो यही एक तरीका था कि जब वहाँ से शरणार्थी, जो मुस्लिम शरणार्थी वहाँ पहुँचे पाकिस्तान, तो वहाँ के उन जो हिंदुओं की जगह थी जो खाली छूट गई थी, वहाँ पे घर उनको दे दिए गए, क्योंकि दोनों सरकारों के पास संसाधन नहीं थे। कराची में तो ये तक हुआ था, कराची से पहला पलायन शुरू नहीं हुआ था, कराची तक में हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहे थे, खासकर सिंध में, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी हिंदुओं की। तो जब वो भाग नहीं रहे थे, तो जब मुसलमान जब यहाँ से जो पहुँचे और जिनको कराची की तरफ बसाया गया, तो मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदुओं के घर में रखवा दिया गया कि भाई तुम्हारा अगर 4 कमरे का घर है तो 2 कमरे तुम्हें मुसलमान को देने पड़ेंगे। तो ये जब सब होने लगा, तो कराची से भी पलायन और सिंध से भी हिंदू भाग भाग के आने लगे। तो होना क्या, ऐसा हुआ है? बिल्कुल, उनके घरों में घुसा देते थे कि आपको 2 घर अब इनको मुसलमानों को दो, आप जो भारत से आए। तो इस तरह से छोड़ कर वो वहाँ से भागना शुरू हो गए। तो एक बड़ी तादाद में जब शरणार्थी भारत में आ गए, तो दिल्ली के अंदर कई घर, दिल्ली से जो पलायन करके मुस्लिम गए थे, वो खाली पड़े हुए थे मुसलमानों के घर। तो नियम के मुताबिक और एक आपसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो घर हिंदू शरणार्थियों को मुसलमानों के घर दे दिए जाने चाहिए थे, लेकिन गांधी जी इसका विरोध करते थे। क्या इसी वजह से जो आजकल जो कॉलोनी बनी है नई, हाँ, हर दिल्ली के हर एरिया में आपको मिलेगी शरणार्थियों की अलग कॉलोनियां बनी है। अलग कॉलोनी इसलिए बनी तो क्योंकि उनको मुसलमानों के घर नहीं दिए गए, गांधी उसका विरोध करते। तो गांधी का जो पूरा व्यवहार था शरणार्थियों के लिए, क्योंकि शरणार्थियों के मन में बड़ी उम्मीद, हालांकि वो बहुत दुखी थे, वो गांधी को जिम्मेदार मानते थे पार्टीशन का, कि गांधी ने पार्टीशन रोकने के लिए वो सब नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। उन्हें आमरण अनशन करना चाहिए था, एक आंदोलन करना चाहिए था, नेहरू और पटेल पर दबाव बनाना चाहिए था, अंग्रेजों पर दबाव बनाना चाहिए था। गांधी उस पर नाकाम हुए। तो इससे तो शरणार्थी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने तो भारत का बंटवारा नहीं मांगा था। अगर मुसलमान यहाँ से गए थे तो उन लोगों ने तो पाकिस्तान की मांग को माना था ना, लेकिन वहाँ के रहने वाले तो हिंदुओं ने नहीं मांगा था, लेकिन तो भी उन्हें भुगतना पड़ा। तो गांधी से वो नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि जब हम अपनी धरती पर, जो हमारा नई धरती, अब नया देश जो बनने वाला है, हम वहाँ जहाँ पहुँचेंगे
तो हमें बापू से प्यार मिलेगा, हमें बापू से वो सहयोग मिलेगा, हमारी सरकार हमें सहयोग करेगी, हमें फिर से बसाएगी, नई ज़िंदगी हम शुरू कर पाएंगे जहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे अपने भाइयों के बीच में। लेकिन उनकी उम्मीदें जब वो दिल्ली और पंजाब आए तो टूट गई, क्योंकि गांधी का व्यवहार बहुत ही बेरुखी से वो शरणार्थियों से पेश आते थे। मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं कि एक बार उन्होंने कहा कि जब से पंजाबी और सिख शरणार्थी भारत में आ गए, दिल्ली में आ गए हैं, तब से दिल्ली में शराब बहुत बिकने लगी। एक जगह पर उन्होंने कहा कि सिख शरणार्थी शराब पीते हैं और शराब पीकर सड़कों पर तलवार लहराते हुए घूमते हैं, बाकी लोग डर जाते हैं। कई जगहों पर उन्होंने कहा कि चांदनी चौक में जो है ये नॉनवेज की दुकानें शरणार्थियों ने लगा ली है, सिखों ने। उनने ये तक कहा कि ये मोल भाव करते हैं, किराने वालों से सस्ते में सामान लेते हैं, तांगे वालों से कम पैसे में बैठना चाहते हैं। और तो उन्होंने ये तक आरोप लगा दिया, एक जगह पर पुस्तक में लिखा हुआ है कि बिरला भवन में जो लोग मेरे से शरणार्थी लोग जो मुझसे मिलने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, वो भी बिरला जी के जो घनश्याम दास बिरला की कोठी थी, वो उसमें पेड़ और फलों के पेड़ लगे थे। तो गांधी ने ये तक आरोप लगाया कि जो आप लोग आते हो, शरणार्थी आते हैं, ये यहाँ के फल चुरा लेते हैं पेड़ों से तोड़कर। तो गांधी का जो व्यवहार था वो दिन ब दिन रूखा होता जा रहा था। गांधी कभी जब कहते थे कि नहीं, वो ये कहते थे गांधी कि आप आ गए हैं, आप वापस जाइए, और वहाँ जो मुसलमान आ गए चले गए उनको वापस यहाँ पर बुलाइए। तो शरणार्थी कहते हैं कि हम आपके कहने में आना जाना ही करते रहे, मतलब हम क्या करें, हम जब भारत आ गए हैं तो हमको वो क्यों स्वीकार करेंगे, आप हमें भेड़ियों के हवाले क्यों कर रहे हैं। तो गांधी की ये जिद थी कि जितने शरणार्थी भारत में आए हैं इनको वापस भेज दिया जाए। और ये बाकायदा कांग्रेस में प्रस्ताव पारित करवाया 1947 में, आज़ादी के बाद जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है उसमें गांधी खुद लिखते हैं, और प्यारेलाल नैयर ने इसको कोट किया, मैंने पुस्तक में कोट किया कि प्रस्ताव पारित करवाया कि जितने शरणार्थी भारत आए हैं, हिंदू शरणार्थी और सिख शरणार्थी, इनको वापस पाकिस्तान सुरक्षित भेजा जाए, और जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए उन्हें वापस भारत लेकर आया जाए। तो ये इस तरह की नॉन प्रैक्टिकल बातें जब गांधी उनसे करते थे तो उनके मन में बड़ा आक्रोश उत्पन्न होता था। और उनको घरों में, खासकर एक जगह का जिक्र मैं करता हूँ कि जब आखिरी अनशन उन्होंने किया तो गोडसे तब तक दिल्ली आ चुका था। जब आखिरी, तो उनकी एक शर्त थी कि जितनी मस्जिदें हैं, जितने, क्योंकि मस्जिदें भी खाली हो गई थी, कई इलाकों की खाली थी, तो उन्होंने शरण ले ली। देखिए क्या होता है, ये धार्मिक स्थल हमेशा आपदा के समय काम आते हैं। तो लोगों ने मंदिरों में भी शरण ली, लोगों ने गुरुद्वारों में भी शरण ली, जब वहाँ जगह कम हो गई तो मस्जिदों में भी शरण ले ली हिंदू शरणार्थियों ने। लेकिन गांधी के आदेश के बाद सरकार ने उनको ठंड में खींच कर बाहर निकाला। और ये 1948 की जो जनवरी थी वो बहुत ही ठंडा महीना था, उसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था। और सबसे मतलब प्रकृति का प्रकोप शरणार्थियों पर ऐसा था कि जनवरी में दिल्ली में कभी पानी नहीं बरसता है, उस जनवरी 1948 में गांधी की मृत्यु के पहले का जो महीना था उसमें पानी भी बरस रहा था ठंड के साथ। तो शरणार्थियों को रहने की जगह नहीं थी, वो मस्जिदों से खींच के बाहर निकाला। और ये दृश्य गोडसे ने खुद देखा, उसने अदालत में अपने बयान में कहा कि मैंने ये दृश्य देखा तो मैं हिल गया। तो शरणार्थियों के साथ जो व्यवहार हो रहा था उससे सारे लोग नाराज थे, बहुत ही अमानवीय व्यवहार हो रहा था। उसमें गांधी शामिल नहीं थे, इसमें नेहरू भी शामिल थे। मैं एक बहुत बड़े पत्रकार भारत के हुए हैं, और मैं निसंकोच ये बात कहना चाहता हूँ कि आज़ाद भारत ही नहीं, पूरे भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास का कोई सबसे महान पत्रकार हुआ, मैं एक पत्रकार हूँ इसलिए कह सकता हूँ, तो वो दुर्गादास है। तो दुर्गादास ने जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने लिखा है कि दुर्गादास बहुत बड़े पत्रकार थे, उनके सीधे नेहरू और गांधी और पटेल और जिन्ना, यहाँ तक लियाकत अली, सबसे वो डायरेक्ट बातचीत करते थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे वो। तो चूंकि दुर्गादास भी पंजाबी समुदाय से आते थे, तो एक कमेटी बनी जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष भी थे, वो भी थे, कि हम शरणार्थियों को कैसे बसा सकते हैं। उनके प्लान उन लोगों ने बनाया, वो नेहरू से मिलने पहुंचे। तो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो हमने बोला कि हमें दिल्ली से 7 मील के इलाके के आसपास कोई एक जगह दे दीजिए जहाँ पे हम शरणार्थियों के लिए पूरा एक शहर या एक पूरा मोहल्ला, एक बड़ा मोहल्ला बसा सकें, और उस पर हम काम शुरू कर दें, सरकार उसमें हमारी सरकारी मदद करेगी, सरकारी बनाएगी। एक प्लान लेकर गए तो नेहरू तमतमा उठे, बकौल, ये प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा है, ये बात दुर्गादास जी ने कही है। तो दुर्गादास अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नेहरू तमतमा गए, और नेहरू ने गुस्से में कहा कि 7 मील, मैं 70 मील तक इन पंजाबियों को दिल्ली में नहीं बसने दूंगा। तो इस तरह का नफरत का भाव था। जो लोग सब कुछ अपना लुटा कर आ गए, जिनकी कोई अपराध नहीं था, जो जानते नहीं थे कि जिन्ना, माउंटबेटन, सरदार पटेल, नेहरू और गांधी के बीच में क्या डील हुई है, वो किसी रेड क्लिफ को नहीं जानते थे जो एक रात ब्रिटेन से आया, उसने एक तरफ लकीर खींच दी और कह दिया कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है। उनको कुछ नहीं मालूम था, उन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं मांगा था। लेकिन गांधी कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन अगर जितने लोग मरे थे गांधी की विभाजन के दौरान, अगर उनमें से एक भी लाश अगर बोल पाती तो वो ये कहती कि बापू देखो, आपकी लाश पर पाकिस्तान नहीं बना, देखो मेरी लाश पर पाकिस्तान बना। उनकी लाश पर पाकिस्तान बना, बापू की लाश पर पाकिस्तान नहीं बना। और उनके साथ ये व्यवहार इस देश में अपने लोगों द्वारा, उनके नेताओं द्वारा किया जा रहा था।
तो ये एक बहुत बड़ा एंगल गांधी की हत्या के लिए बनता है। और ये सिर्फ जो गांधी की इर्रेलीवेंस थी वो सिर्फ लोगों में नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इर्रेलीवेंट हो गए थे। इसलिए हो गए थे क्योंकि उसको सबूत मिलते हैं। जब हम, क्योंकि देखिए, जो मैंने पुस्तक लिखी उसकी खास बात यह है कि मैंने आज के दौर के किसी भी व्यक्ति की बातों का या उस दौर हवाला नहीं लिया। मैंने पुस्तक उस वक्त के लोगों के द्वारा जो उन्होंने देख रहे थे, जो बोला लिखा छपा, उसके आधार पे लिखी है। जो उस वक्त के नेताओं ने अपने संस्मरण लिखे, उस वक्त के पत्रकारों ने जो संस्मरण लिखे, उस वक्त के जो अंग्रेज अधिकारियों ने, भारतीय अधिकारियों ने, जो अंग्रेज माउंटबेटन के जो स्टाफ था उसने जो लिखा है, उस वक्त के नेताओं ने जो लिखा, उस वक्त जो अखबारों में छपा था, उसके आधार पर ऐसे 500 दस्तावेजों की मदद से मैंने फर्स्ट हैंड अकाउंट, इसको आप कह सकते हैं, वो लिखा है। तो गांधी की स्थिति कांग्रेस में क्या हो गई थी, इसका वर्णन बहुत अलग अलग जगहों पे मिलता है। इस बात को लोहिया भी लिखते हैं कि गांधी कितने अप्रासंगिक अपने पार्टी के अंदर हो गए थे। मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि गांधी की बड़ी से बड़ी अपीलों का एक समय, छोटी से छोटी अपीलों का बहुत असर होता था एक ज़माने में, लेकिन आज़ादी के आते आते उनकी बड़ी से बड़ी अपीलों का असर नहीं होता था। गांधी निराश दिखते थे। प्यारेलाल नैयर, जो गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो 24 घंटे गांधी के साथ रहते थे, वो लिखते कि गांधी अपने अंतिम दिनों में तेजहीन हो गए थे, उनके चेहरे की चमक चली गई थी। सरदार पटेल के बारे में मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि एक बार जब मीटिंग चल रही थी तीनों की, जब आखिरी अनशन की बात गांधी ने ऐलान कर दिया था, तो सरदार पटेल और गांधी के बीच में बहुत तीखी बहस हुई और सरदार पटेल बहुत ऊंची आवाज़ में उनसे बात करने लगे। ये मौलाना आज़ाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है। तो मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि मैंने सरदार पटेल को रोका, मैंने कि आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बापू को तकलीफ पहुंचेगी। तो सरदार पटेल उठ खड़े हुए, ऐसा मौलाना आज़ाद लिखते हैं, और उठकर जाने लगे। तो मौलाना आज़ाद ने उनसे कहा, वो लिखते हैं कि मैंने उनसे कहा कि सरदार अभी आपको बॉम्बे नहीं जाना चाहिए, दिल्ली में आपकी ज़रूरत है। तो सरदार पटेल ने कह दिया गांधी के मुंह पर, बोला मैं दिल्ली में रुक कर क्या करूँगा, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ क्योंकि बापू ने तय कर लिया है कि वह हिंदुओं के मुंह पर कालिख पोतना चाहते हैं। तो उनके जो सबसे बड़े शिष्य थे सरदार पटेल, तो पूरे 1920 के दशक के बाद उनकी हर बात को मानते थे। वो भी आखिरी में दोनों गांधी और पटेल के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पे पहुंच गए थे। गांधी की जो मांगे थी वो ठुकराने लगे थे। एक जगह पे लुई फिशर लिखते हैं, गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे और अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है जिसके आधार पर गांधी फिल्म बनी है, हॉलीवुड वाली। तो उसमें वो लिखते हैं कि जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, कृपलानी अध्यक्ष बन गए थे नेहरू के बाद, तो कृपलानी और नेहरू और पटेल की आपस में बनी नहीं, तो कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया। तो गांधी की इच्छा थी कि आचार्य नरेंद्र देव को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, और ये इच्छा उन्होंने नेहरू और पटेल को बता दी थी, लेकिन इन दोनों ने वो इच्छा नहीं मानी और राजेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी ने मिलने बुलाया और बोला तुम अपना नाम वापस ले लो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी बात नहीं मानी। बोले उनके 3 खास जो शिष्य थे, वो नेहरू थे, वो पटेल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तीनों ने उनकी बात नहीं मानी और आचार्य नरेंद्र कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए, राजेंद्र प्रसाद बन गए। लुई फिशर लिखते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व ने गांधी को अप्रासंगिक इस चुनाव के दौरान कर दिया। तो ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं कि कांग्रेस के अंदर गांधी की बात नहीं सुनी जाती थी और आम जनता भी उनकी बात नहीं सुन रही थी। ये मिथ है जो हमारे इतिहासकारों ने तैयार कर दिया है। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और मैं किसी चीज़ को लेकर बायस नहीं हो सकता, कि गोडसे ने गांधी को 30 जनवरी की शाम 5:17 पर गोली मारी। 30 जनवरी की शाम 5:16, मतलब गांधी की मृत्यु से 1 मिनट पहले तक गांधी अपने पूरे जीवन की जो उनकी लोकप्रियता का ग्राफ था वो उस वक्त सबसे निचले स्तर पर था। ये बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। गांधी 30 जनवरी, फिर से दोहरा रहा हूं, गांधी 30 जनवरी 1948 की शाम 5:16 पर उनकी मृत्यु से 1 मिनट पहले तक अपनी उनकी जो लोकप्रियता थी, उनके पूरे जीवन की जो लोकप्रियता का ग्राफ बनाया जाए तो सबसे निचले स्तर पर था। वहां पे ये वर्णन मिलते हैं। ये एक मार्गरेट ब्रूक वाइट है, अगर आपने गांधी फिल्म देखी होगी तो आखिरी में गांधी की तस्वीर जो खींची थी, गांधी की आखिरी तस्वीर और आखिरी इंटरव्यू उन्हीं ने लिया था। उसको गांधी फिल्म में भी बड़ा अच्छे ढंग से उनका चरित्र दिखाया गया। वो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी लाइफ मैगजीन की, और पूरे 1 महीना जो बिरला भवन और ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और पार्टीशन की जो बहुत अच्छी तस्वीर है, जिसमें एक माँ एक बेटे के कंधे पे बैठी हुई है, 2 भाई अपनी एक माँ को टोकरी में ले जा रहे हैं, वो सब उनकी खींची हुई तस्वीर है। जबरदस्त। उनने हिटलर के नाजी कैंप की भी जबरदस्त तस्वीरें खींची थी, जिससे दुनिया को हिटलर का सच मालूम पड़ा था। बहुत महान पत्रकार थी। तो 1 महीने वो आखिरी समय में गांधी और उस पूरे परिवेश को उन्होंने दिल्ली को देखा। उन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी है उसमें वर्णन करती हैं कि जो चर्चा ये होती थी कि ये बात कि
मजदूरों के पास जब वो गई तो मजदूर बोले कि हम इनके पास क्यों जाएं, तो बिरला सेठ की रोटी खाते हैं हम, हमारी बात थोड़ा सुनते हैं। सूट बूट वाले सरकार। हाँ, तो इस तरह की मार्garet ब्रूकबाइट ने बातें लिखी कि किस तरह से बाहर नारे लगते थे, नेहरू भीड़ में घुसते थे, पुलिस डंडे मारती थी शरणार्थियों को, तब भी वो गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे, मरता है तो मरने दो, गांधी को मरने दो। खुद कपूर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ब्रजकिशोर चांदीवाला जो गांधी जी के लिए बकरी के दूध का इंतजाम करते थे और गांधी का ग्वाला उनको कहा जाता था मजाक मजाक में, वो लिखते हैं कि एक रात पूरी शरणार्थियों की भीड़ ने बिरला भवन को घेर लिया। अगर प्रधानमंत्री नेहरू भीड़ में घुस के भीड़ को काबू में नहीं करते और भीड़ पे के साथ धक्का मुक्की नहीं करते पंडित नेहरू, तो शायद भीड़ उस दिन बिरला भवन के अंदर घुस जाती और गांधी पे हमला कर देती। ऐसे ही हमला कलकत्ता में हुआ था, इसमें गांधी की जान जाते जाते बची थी। तो आज़ाद भारत में जो मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई वो तो राष्ट्रपिता के साथ हो रही थी। अब इस सत्य को आपसे छुपाया जाता है, लेकिन जब दस्तावेज आप पढ़ते हो, शरणार्थियों के प्रदर्शन पढ़ते हो, तो ये सब मालूम पड़ता है। गांधी का जो आखिरी अनशन था, जिसमें एक बहुत बड़ा जुलूस गांधी के समर्थन में निकला कि गांधी को अपना अनशन तोड़ देना चाहिए, तो उस जुलूस में, उस जुलूस में देखिए क्या, गांधी के जब अनशन होते थे तो अंग्रेज सरकार भी दबाव में आ जाती थी। पुणे में जब उन्होंने जेल में अनशन किया था, हमारा अनशन, और उसके बाद बीमार पड़ गए थे और लग रहा था कि गांधी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो अंग्रेज सरकार ने उनको रिहा कर दिया था। तो गांधी से तो अंग्रेज सरकार भी उनके अनशन से डरती थी, और अब तो उनकी खुद की सरकार थी। तो जब गांधी अनशन करते थे तो पूरा सरकारी सिस्टम माहौल बनाने में लग जाता था, और ये कलकत्ता में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को बोला गया, ये मार्garet ब्रूकबाइट की पुस्तक में लिखा हुआ है कि किस किस विभाग के कर्मचारी, डाक विभाग के, रेलवे विभाग के, उनको छुट्टी देकर बोला गया कि नहीं, आपको इस अनशन बापू तोड़ दें, इसके लिए एक रैली निकल रही है, इसमें आपको शामिल होना है। तो इस तरह से गांधी के अनशन को सफल बनाने के लिए और एक झूठा एक माहौल तैयार कराने के लिए इस तरह की कोशिशें होती थी। तो ये सब दस्तावेजों के अंदर अब सामने आ रहा है, जबकि सच्चाई ग्राउंड पे बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल, गांधी अपनी लोकप्रियता के अंतिम पायदान पर थे, अपने बिल्कुल निचले स्तर पर थे अपनी मृत्यु के 1 मिनट पहले तक। गोडसे की 3 गोलियों ने, देखिए बहुत, गोडसे की 3 गोलियों को समझने की जरूरत है। कई चाहे वो गांधी के समर्थक हो और कुछ जो गोडसे के समर्थक भी हैं, वो चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। ना गांधी के समर्थक पढ़ते हैं और जो गोडसे के तथाकथित समर्थक है वो भी नहीं पढ़ते हैं। गोडसे की 3 गोलियों ने, पहली गोली से तो गांधी की मृत्यु होती है, दूसरी गोली उसने चित्पावन ब्राह्मणों पर मार दी, क्योंकि उस गोली की वजह से चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार और ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, और तीसरी गोली उसने हिंदुत्व को मार दी। उस वक्त का जो माहौल था, उससे गांधी के खिलाफ जो माहौल बन रहा था और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था, और एक हिंदुत्व का उभार शुरू हो गया था। लेकिन गांधी की हत्या के बाद स्थितियां एकदम बदल गई, क्योंकि एक भारतीय, एक सनातनी समाज की, हम लोगों की एक मानसिकता होती है, वो पूरा फीलिंग्स जो थी और जो एक माहौल तैयार हुआ था और जो सब हो रहा था, वो तत्काल वो सब बंद हो गया। और नेहरू सरकार ने, जो उस वक्त की नेहरू सरकार थी, खासकर उसमें नेहरू को ही मैं जिम्मेदार मानता हूँ, उन्होंने गांधी की हत्या का इस्तेमाल हिंदुत्व को कुचलने के लिए किया गया। तो जो एक जुमला चलता है कि, जो कहते हैं ना, आज के नेता भी कहते हैं कि चिताओं पर रोटी सेकने की राजनीति, तो भारत, आज़ाद भारत के इतिहास में अगर किसी व्यक्ति की चिता पर राजनीति की रोटी पहली कोई सेकी गई है, तो वो चिता मोहनदास करमचंद गांधी की थी, और चिता पर रोटी सेकने वाला जो व्यक्ति था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। गांधी की हत्या का राजनीतिक लाभ उठाकर हिंदुत्व की विचारधारा को कुचला गया, संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, हिंदूवादी नेता जो कांग्रेस के थे उनको बैकफुट पर धकेला गया, खुद सरदार पटेल जो खुद हिंदूवादी विचारकों के समर्थक थे उन पर दबाव बनाया गया, उनके इस्तीफे की मांग की गई। तो इस तरह से पूरा जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो 30-40 साल पीछे चले गई, और मुस्लिम तुष्टीकरण को उन्होंने आगे बढ़ाया। इस पे मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा और। मुस्लिम तुष्टीकरण जो उन्होंने शुरू किया, दोनों ने, नेहरू ने भी और गांधी ने भी, और सरदार पटेल उसके अपोजिट में खड़े थे उस समय। उसके बारे में ये थोड़ा डिटेल में बताइए कि किस तरीके से जो शरणार्थी तो नहीं, मतलब जो मुस्लिम यहाँ पे थे वो जाना चाहते थे। नहीं, क्योंकि मुस्लिम कभी जाना नहीं चाहते थे यहाँ, मतलब जो जाने के लिए मजबूर हो गए थे, मान लीजिए कोई पंजाब की, जो हमने अभी आंकड़ों की बात की, पंजाब के भी, और क्योंकि वहाँ पे हिंसा हुई थी, इसको स्वीकार करना होगा कि पंजाब में बहुत ही दोनों तरफ, चाहे वो पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब हो चाहे भारत के हिस्से का पंजाब हो, वहाँ पर दोनों तरफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम जैसे सुनते थे बचपन में, यही सुनते थे कि मेवात के मुसलमान जा रहे थे, तो गांधी ने रोक लिया, यहाँ दरियागंज से जा रहे थे, उनको रोका गया। तो अगर वो रोका गया उनको, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे क्या प्रोसेस था? इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी की हत्या के बाद जो दिल्ली से काफी मुसलमान चले गए थे, वो लौट कर वापस आ गए वो, क्योंकि जब स्थिति शांति हो गई थी,
कोई विरोध करने वाला नहीं बचा था। जो विरोध भी करता था मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का, उसको गांधी के हत्यारों का समर्थक कह दिया जाता था। तो आज तक स्थिति है। अगर आप गांधी की विचारधारा का विरोध करते हैं, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि गांधी की विचारधारा गलत थी, तो तत्काल उस पर गोडसे के समर्थक होने का आरोप लगा दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। अगर एज ए जर्नलिस्ट मैं या कोई भी जर्नलिस्ट ये कहता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को स्वर्ण मंदिर के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं करना चाहिए था, स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना नहीं भेजना चाहिए थी, अगर कोई ये विचार व्यक्त करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह का समर्थन कर रहा है या खालिस्तान का कर रहा है, या खालिस्तान का समर्थन कर रहा है, कोई इंदिरा गांधी के फैसले की आलोचना कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से कोई पत्रकार, जैसा मेरा भी ये मानना है कि राजीव गांधी को शांति सेना श्रीलंका में नहीं भेजना चाहिए थी, तो अगर मैं ये कहता हूं कि राजीव गांधी को, स्वर्गीय राजीव गांधी को शांति सेना श्रीलंका नहीं भेजना चाहिए थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रभाकरन का, लिट्टे का या थनु का या शिवरासन जो उनके हत्यारा था उसका समर्थन कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे आप गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों की आलोचना करेंगे तो आपको गोडसे का समर्थक करार दिया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसी व्यक्ति की नीतियों की आलोचना करने का यह मतलब नहीं है कि आप हिंसा या हत्या का समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए लोग खुलकर कहने में उस वक्त भी डर रहे थे और आज तक डरते हैं। ये समस्या है। तो जो गांधी की जो नीतियां थी, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां थी, वो गांधी की हत्या के बाद रुकना चाहिए थी। जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, जिस पुस्तक के माध्यम से भी मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए था। जब जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल फिर वही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के एग्जाम्पल देता हूं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उनके बेटे ही प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपनी माँ की जो पंजाब को लेकर नीतियां थी उसमें बदलाव किया। ठीक है, उसी तरह से जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने श्रीलंका को लेकर जो भारत की नीति थी, तमिल समस्या को लेकर जो भारत की नीति थी, उसमें बदलाव किया। तो जब भी किसी देश के बड़े नेता की हत्या होती है तो उसकी हत्या की जो वजह होती है उससे नेतृत्व सबक लेता है जिससे आगे ऐसी घटना ना हो। तो जब गांधी की हत्या हुई तो उसकी एक वजह जो थी वो उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। तो सरकार को क्या चाहिए था? सरकार को अगर उग्र हिंदुत्व पर सरकार ने लगाम लगाई, हिंदू महासभा को प्रतिबंधित किया और आरएसएस के लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया। आरएसएस के लोगों का तो कोई इसमें हाथ ही नहीं था। जानबूझकर टारगेटेड जो है आरएसएस के लोगों से, चूंकि आरएसएस से भयंकर नफरत से भरे हुए थे नेहरू, तो उन्होंने गांधी हत्याकांड, उनकी चिता पर रोटी सेक कर आरएसएस को फंसाया। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए थी। ये कपूर आयोग भी मानता कि मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नीति जो थी गांधी की, उनकी हत्या की वजह बनी। तो सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण पर भी लगाम लगाना चाहिए था कि मुस्लिम तुष्टीकरण इतना हद से आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति आए और इतने बड़े नेता की हत्या कर दे। तो सरकार ने ऐसा नहीं किया। गांधी की चिताओं पर रोटी सेकते हुए हिंदुत्व को कुचला और मुस्लिम तुष्टीकरण को और भी पहले से ज्यादा कर दिया, जिसका परिणाम हमने 80 के दशक के अंत में देखा। और अगर ये उस वक्त मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर लगाम लग जाती तो भारत का आज जो सामाजिक ताना बाना है, भारत का जो आज सांप्रदायिक सौहार्द जो है, वो आज से कई गुना बेहतर होता। एक में आपने जो पुस्तक में लिखा है जी, नेहरू ने करवाई फायरिंग, 400 हिंदू मरे, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि किस तरीके से नेहरू अपने ही देश के लोगों पे बमबारी करने के लिए तैयार थे। तो इसका तो असल में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं कि आपके इंटरव्यू में आपने कितना समय मुझे दिया है, फिर भी मैं आपको समय ही समय है। तो देखिए क्या हुआ कि जब पहला दंगों की जो श्रृंखला की शुरुआत होती है वो थोड़ा जल्दी बताता हूँ मैं आपको कि 1946 16 अगस्त को ऑपरेशन माफ़ कीजिएगा, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग करती है। कलकत्ता में हिंदुओं का नरसंहार होता है, लेकिन वो सिर्फ 3 या 4 दिन चलता है नरसंहार, क्योंकि हिंदू पलटवार कर देते हैं। गोपाल पाठा जैसे बाहुबली रहते हैं, वो पलटवार कर देते हैं और मुसलमानों का सफाया वो वहाँ पर मतलब बैलेंस कर देते हैं उन पूरे मामले को। तो ये मुस्लिम लीग को समझ में आ जाता है कि हम ऐसी जगह पर दंगा नहीं कर सकते जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हों। तो वो जगह चुनते हैं नोआखली, जहाँ पे सिर्फ 20% आबादी जो मुस्लिम हिंदुओं की थी, 80% मुस्लिम थे। तो नोआखली में दंगा होता है और बुरी तरह से हिंदू महिलाओं के साथ जो है अमर्यादित व्यवहार होता है, हत्याएं होती हैं, हिंदुओं की नरसंहार होता है। तो इसका असर बिहार में दिखाई देता है। तो उस वक्त का जो माहौल था, तो बिहार के मुसलमान भी कुछ पर्चे वगैरह बांट रहे थे। तो जब नोआखली में भी दंगे हो गए और कलकत्ता में तो ये ऐलान किया, कांग्रेस का वो ऐलान था कि हम इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे बिहार में। लेकिन मुसलमानों ने उस दिन उस चीज़ को मतलब स्वीकार नहीं किया, पर्चे बांटे गए, तो इस तरह से एक माहौल बिगड़ा। तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे छिड़ गए। चूँकि वहाँ पे हिंदू तादाद में ज़्यादा थे बिहार में, इसलिए हिंदू भारी पड़ रहे थे। तो ये लोग नोआखली तो कभी उस वक्त नहीं गए रोकने के लिए दंगे, लेकिन नेहरू के साथ जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे मंत्रिमंडल में, वो
बाकी नेता, सारे नेता जो है बिहार पहुंच गए और दंगे रोकने की कोशिश करने लगे। तो नेहरू ने वहां पर एक भाषण में कहा कि अगर दंगाई नहीं रुके तो मैं हवाई जहाज से फायरिंग करवाऊंगा। तो इससे बड़े गांधी दुखी हुए, बोले कि मेरा चेला जो है वो हिंसा की बात कर रहा है। तो फिर नेहरू ने उसको करने की कोशिश की कि नहीं मैंने नहीं बोला, गलत रिपोर्टिंग हो गई। लेकिन जो सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू है, जो जवाहरलाल नेहरू की जो पूरे कथनों को जिसमें प्रकाशित किया गया भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, उसमें साफ उल्लेख आता है कि नेहरू ने एक सभा के अंदर ये कहा था। तो ये तथ्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो इसी बीच में नगर नौसा नाम की एक जगह है पटना के पास में, वहाँ पे किसान उग्र हो गए। वहाँ पे कुछ मुस्लिम परिवार थे, वो उग्र हो गए। तो मद्रास रेजिमेंट वहाँ पर तैनात थी और नेहरू के आदेश पर, क्योंकि नेहरू ही सारी तैनाती कर रहे थे और सारी चीज़ें देख रहे थे, वो वहाँ पर गोलीबारी की गई जिसमें 400 हिंदू किसान मारे गए। तो इसको फिर नेहरू को जब ये बात फैल गई तो उसी 2 दिन बाद जब एक पटना के अंदर सभागार में नेहरू की बैठक होने, जलसा होने वाला था, तो भीड़ ने, जो उग्र युवकों की भीड़ थी पटना के, उन्होंने नगर नौसा फायरिंग जिसमें 400 हिंदू मरे थे उसको लेकर नेहरू को घेर लिया और नेहरू की टोपी गिरा दी। ये जयप्रकाश नारायण ने लिखा है इसको। तो जयप्रकाश नारायण का बड़ा सम्मान था उस इलाके में, चूंकि वो बिहार से थे और युवा भी थे। तो जयप्रकाश नारायण ने जैसे तैसे नेहरू को वहाँ पर बचाया और बचाकर वो बाहर निकाला। और ये राष्ट्रकवि दिनकर ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि नेहरू के कहने पर ही ये फायरिंग की गई थी। और इसका जिक्र जो है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि वो अपनी पुस्तक उन्होंने लिखी है, लोकदेव नेहरू, और बड़े करीबी थे रामधारी सिंह दिनकर। नेहरू ने ही उनको राज्यसभा पहुंचाया था और दिनकर का तो ये भी दावा है कि वो उनके मंत्रिमंडल में भी दिनकर को नेहरू रखना चाहते थे। तो वो अपनी किताब लोकदेव नेहरू में लिखते हैं कि 1946 में जब बिहार में सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो पंडित नेहरू पटना आए। वो ज़्यादातर अपनी देख रेख में, अब ध्यान से सुनिए, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर नेहरू के बारे में लिख रहे हैं कि वह ज़्यादातर अपनी ही देख रेख में फौजियों से काम ले रहे थे। एक दिन नगर नौसा नाम के गांव में फौजियों ने सैकड़ों हिंदुओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस समाचार से पटना में बड़ी नाराजगी फैल गई और शाम को पंडित जी जब नौजवानों के बीच भाषण देने सीनेट हॉल पहुंचे तब लड़कों ने उनका कुर्ता फाड़ दिया और उनकी टोपी उड़ा दी। तो रामधारी सिंह दिनकर की बात पर तो भरोसा करना पड़ेगा। तो रामधारी सिंह दिनकर खुद लिख रहे हैं कि फौजियों की अपनी देखरेख में फौजियों से काम लेते थे और फौजियों ने सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया। तो इस तरह के कई सबूत मिलते हैं कि नेहरू के उस पर फायरिंग की गई थी नेहरू के कहने पर, और 400 हिंदू किसान मरे थे। और खुद नेहरू, जो पद्मजा नायडू उनकी बहुत करीबी थी, उनके साथ जो पत्र व्यवहार करते हैं उसमें भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि 400 मरे, बैलेंस भी कम है जितनी तादाद में मुसलमान मारे जा रहे हैं। इसके भी पत्र मैंने लिखे हैं। मतलब तराजू पे हिंदू और मुस्लिम लाशों को जो है नेहरू तौल रहे थे और तौल कर ये कह रहे थे कि 400 भी बैलेंस, 400 भी मर गए अगर ये हिंदू किसान, तब भी ये बैलेंस कम है क्योंकि मुसलमान इससे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो इस तरह की मानसिकता नेहरू की थी। इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा एक आता है। उस वक्त ये पुस्तक लिखी गई थी, इसका जिक्र भी मैंने किया है कि नेहरू से जब एक हिंदू युवक ने बिहार में सवाल पूछ लिया कि आप जो है मुसलमानों के लिए क्यों कुछ नहीं कहते, तो नेहरू उसको मारने के लिए दौड़े तो भागा और भागकर वो नदी में कूद गया। तो नेहरू भी उसके पीछे नदी में कूद गए। ये 1948 में लिखी एक किताब के अंदर जिक्र आता है। वो चश्मदीद था जिसने पुस्तक लिखी और बोला बड़ी शर्म का विषय था कि भारत की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री जो है वो पानी में कूद गया एक आदमी का पीछा करते करते उसको मारने के लिए। डिसेंट तो के बहुत इस तरह का व्यवहार सपोर्टर थे नेहरू। हाँ, मारते थे, डेमोक्रेसी के बहुत अच्छे शरणार्थियों को मारते थे वो। उल्लेख आता है एक जगह पे शरणार्थियों को मारा, उन्होंने कॉलर पकड़ ली, गर्दन को, शरणार्थी लूट का सामान लेकर जा रहे थे, तो नेहरू ने उनको मारा और एक शरणार्थी की गर्दन पकड़ ली। तो शरणार्थी युवा दोस्त बोला कि धन्यवाद पंडित जी, इससे सौभाग्य की बात क्या होगी कि आप मेरा गला दबा के मुझे मार डालेंगे, आपके हाथों मर जाऊंगा। तो पंडित नेहरू बड़े शर्मिंदा हो गए। तो बोले तुम सब चोर हो, तुम्हें हमने शरण दी और तुम चोरी करते हो। तो आप ठीक है, वो जो गलत कर रहे थे आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन एक जनरलाइज कर देना, सारे शरणार्थियों को चोर कह देना, जो लोग अपनी कोठियां छोड़ कर आए थे, जिनके लाहौर में बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, जो बड़े बड़े व्यवसायी थे, वो यहाँ पे टेंटों में रह रहे थे और नेहरू कह रहे थे कि तुम चोर हो। तो इस तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ हो रहा था और यही पृष्ठभूमि गांधी हत्याकांड की तैयार हो रही थी। इसमें 2 हत्याकांड के ऊपर जो कोशिश हुई जी, एक जिन्ना की और एक सरदार पटेल की, ये 2 बातें इसमें मेरे को पहली बार पता चली। हाँ, कि इनके बारे में थोड़ा बताइए, देखिए, जिन्ना को मारने की और ये सरदार पटेल को पहले। हाँ, ये देखिए सरदार, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ाद भारत में अगर पहली कोई हत्या की कोशिश हुई है किसी नेता की, हाँ, तो वो सरदार पटेल की हुई थी। और सरदार पटेल की हत्या की कोशिश की थी दिल्ली के मुसलमानों ने। और क्यों की थी वो भी बताना पड़ेगा। वो बताना ये है कि दिल्ली के मुसलमानों ने पूरी तरह से अपना एक पूरा आर्टिलरी तैयार कर रखी थी और ये सब छापों के अंदर मिलती थी। और सरदार पटेल निष्पक्ष भाव से, उनकी गोलीबारी में हिंदू भी मारे जा रहे थे और मुसलमान भी मारे जा रहे थे, निष्पक्ष होके
धर्मनिरपेक्ष होकर वो अपना राजधर्म का पालन कर रहे थे। महेंद्र डीएसपी से थे हाँ, जो मतलब जो भी उस समय दिल्ली की पुलिस थी उनके थ्रू वो पूरे दंगे रोक रहे थे। रंधावा, हाँ, रंधावा के थ्रू कमिश्नर थे वो, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। तो वो दंगे पूरी तरह से रोक रहे थे। तो ऐसे ही वो दंगा के रोकने के लिए जब वो पहुंचे तो डॉन अखबार का उस वक्त एक दिल्ली के अंदर ब्यूरो होता था। आज़ादी के बाद भी डॉन अखबार जो पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का अखबार था उसका एक ब्यूरो होता था। उस बिल्डिंग से सरदार पटेल पर 2 गोलियां चलाई गई जो उनकी बिल्कुल पास से छूती हुई करीब पास से निकली। और इस बात का वर्णन कोई प्रकाश श्रीवास्तव ने नहीं किया, इस बात का वर्णन वी शंकर ने किया। वी शंकर आईसीएस अधिकारी थे और सरदार पटेल के बेहद करीबी थे और सरदार पटेल के सेक्रेटरी रहे वो। और उसी कार में से निकले थे उनके कार साथ से वो बाहर निकले, थाने में 2 गोलियां चलाई गई। तो सरदार भारत के जो मुसलमान थे दिल्ली के, वो सरदार पटेल की जान के प्यासे थे। और गांधी की जो सरदार पटेल से जो गांधी की जो दूरियां बढ़ी थी उसकी वजह दिल्ली के मुसलमान थे जो हर दूसरे दिन क्या रोज सुबह गांधी के पास बिरला भवन पहुंचकर झूठी शिकायतें जो हैं वो सरदार पटेल के खिलाफ करते थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आचार्य कृपलानी ने लिखी है, ये बात प्यारेलाल नैयर जो गांधी के सेक्रेटरी थे उन्होंने लिखी है, ये बात वी शंकर ने लिखी है जो सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे। ये बात कई लोगों ने लिखी है कि दिल्ली के मुसलमानों का एक ही काम था कि वो मौलाना आज़ाद की जिसका मास्टरमाइंड मौलाना आज़ाद थे उनके कहने पर रोज़ गांधी के पास पहुंचते थे, शिकायतें करते थे और सरदार पटेल के खिलाफ उनके कान भरते थे। और नतीजा ये हो गया उसका कि सरदार पटेल और गांधी के बीच में जो है दीवारें खिंच गई। तो ये सरदार पटेल का किस्सा है। अब आपने कहा जिन्ना की हत्या की बात, तो बहुत रोचक किस्सा है। कई लोग ये बोलते हैं कि अगर जिन्ना गोडसे अगर इतना ही देशभक्त था, जो गोडसे के विरोधी है यही बोलते वो यही बोलते हैं कि अगर इतना ही देशभक्त था तो जिन्ना को मारता, अंग्रेजों को मारता। तो फैक्ट यही है कि गोडसे और नारायण आप्टे का जो पहला प्लान था वो जिन्ना को मारने का ही प्लान था। ये इन्होंने जो जुलाई का जो महीना था, जुलाई के अंतिम जो हफ्ता था 1947 जुलाई का जो अंतिम हफ्ता था, भारत की आज़ादी के 20-25 दिन पहले इन लोगों ने, जिसका नेतृत्व गोडसे नहीं कर रहा था, नारायण आप्टे कर रहा था, जिसको बाद में गोडसे के साथ फांसी हुई गांधी हत्याकांड। उस कैरेक्टर पे भी आएंगे, हाँ, जिसने सबको फंसवाया। हाँ, तो गोडसे और नारायण आप्टे बहुत अच्छे मित्र थे, दोनों हिंदू राष्ट्र अखबार निकालते थे। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम पहले जिन्ना को मारेंगे। जिन्ना को मारेंगे तो इनके पैसा नहीं था। तो एक दीक्षित महाराज थे मुंबई के, एक बहुत बड़े एक सेक्ट जो हिंदुओं का होता, उसके वो धार्मिक गुरु थे। उनका बहुत पैसा, उस जमाने में 3 लाख चढ़ावा उनको साल का मिलता था, बहुत पैसा था, गाड़ियाँ थी उनके पास और उनके लाखों की तादाद में उनके भक्त थे। तो वो भी बड़े दुखी थे। नोआखली के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, तो वो भी चाहते थे कि जिन्ना को कुछ सबक सिखाना चाहिए, मुस्लिम लीग को सबक सिखाना चाहिए। तो नारायण आप्टे और गोडसे ने प्रपोजल दिया कि हमारे पास जिन्ना को मारने का प्लान है, हमें पैसों की जरूरत है। बोले प्लान क्या है आपका? बोले दिल्ली में बैठ के करते। तो उस समय जिन्ना, पाकिस्तान तो बना नहीं था, पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना, तो दिल्ली में ही मुस्लिम लीग का नेतृत्व होता था और वही जो नेतृत्व रहता था और वहीं पे औरंगजेब रोड में जिन्ना रहते थे दिल्ली में, और ये दिल्ली की ही जगहों पर बैठकें होती थी मुस्लिम लीग की। तो इनका प्लान था कि मोर्टार से हमला कर ना केवल जिन्ना को बल्कि लियाकत अली खान को और मोहम्मद इस्माइल खान जो दूसरे बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के, इन सबको मार देंगे। ये प्लान था गोडसे और आप्टे का। तो 5,000 रुपये भी दीक्षित महाराज से इन्होंने ले लिए कि हम मोर्टार खरीद के लेके आएंगे। मोर्टार इनको खरीदनी थी गोवा से। गोवा में उस वक्त पुर्तगाल का शासन था, तो वहाँ पर हथियारों की बिक्री होती थी। पुर्तगाली सेना के हथियार जो है बाहर बिक जाते थे। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि पुर्तगाली सेना से या पुर्तगाल की सेना के जो हथियार बेचते हैं, अवैध हथियार, 2 मोर्टार इनको मिल जाए और इन 2 मोर्टार से ये सीधे हमला कर देंगे मुस्लिम लीग की बैठक में और जिन्ना और उसका नेतृत्व का सफाया कर देंगे। लेकिन वो मोर्टार इनको मिल नहीं पाए और जब तक ये मोर्टार इनको मिल पाते या सफल हो पाते, तब तक जिन्ना जो है 11 अगस्त को लियाकत अली खान और बाकी नेतृत्व के साथ कराची चले गए। तो ये इनका पहला प्लान जो था, ये पहला प्लान इनका गांधी को मारने का नहीं था। इनका पहला प्लान जो था वो जिन्ना और उसके साथियों को मारने का प्लान था। उसके बाद भी यहाँ पर नहीं रुके। इसके बाद जो डोमिनिक लापियर अपनी बुक में लिखते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट में, कि इनको एक खबर मिली कि जिन्ना ने जब पाकिस्तान बन गया और जिन्ना को इस समय तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, तो वो टीबी के मरीज थे जिन्ना। तो जिन्ना अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे। स्विट्जरलैंड में बड़ा अच्छा इलाज टीबी का उस दौर में होता था। कमला नेहरू थी, इनका भी इलाज वहीं पे हुआ था। तो जिन्ना उस इलाज के लिए जाना चाहते, तो उनको एक खबर लगी गोडसे और आप्टे को, नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को, कि जिन्ना स्विट्जरलैंड जाने वाला है। तो इन्होंने स्विट्जरलैंड जाके जिन्ना को मारने का प्लान बना लिया था, लेकिन वो प्लान इनका सफल नहीं हो पाया क्योंकि जिन्ना स्विट्जरलैंड गए नहीं। वो पाकिस्तान, जो कश्मीर पे जो पाकिस्तान ने हमला कर दिया था और इतनी अव्यवस्था फैली हुई थी कि उनको
स्विट्जरलैंड जाने का मौका नहीं मिल पाया, और तो नहीं तो गोडसे और आप्टे वहाँ भी जाकर मारने की कोशिश करते। वो सफल होते नहीं होते, क्योंकि इनके प्लान बहुत फुल प्रूफ होते नहीं थे। ये कोई बहुत जिसको कहते हैं ना क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो एकदम अच्छा प्लान बनाते हैं, किसी प्लान को वो करते हैं, इन लोगों के अंदर वो क्षमता थी नहीं। तो इनके प्लान सफल होते या नहीं होते ये मैं नहीं कहता, लेकिन इनके अरमान जरूर थे कि हम जिन्ना को मारेंगे, और ये छोटे मोटे प्लान बनाते रहते थे, पैसे वैसे लेते रहते थे। तो इस तरह का इनका उल्लेख और गवाहियों में आता है। ये जो दीक्षित महाराज से 5,000 रुपये लिए थे और ये मोर्टार से मारने का प्लान था, खुद दीक्षित महाराज ने जो है वो लाल किले की अदालत में जब गोडसे के पकड़ाने के बाद जो उनसे पूछताछ हुई, तो उन्होंने अपनी गवाही के अंदर अदालत में शपथ के साथ ये बयान दिया था कि 5,000 रुपये ले गए थे मुझसे जिन्ना को मारने के लिए। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो गोडसे की गैंग है पूरी, वो उसमें कौन कौन, दो तो मेन कैरेक्टर थे, एक तो नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे। तो देखिए, इस पे सबसे भी समझने की ज़रूरत है। जो पुस्तक पढ़ेंगे तो उनको ये मालूम पड़ेगा कि बुनियादी तौर पर जो गांधी को जो मारने का प्लान था, उस जो इन्होंने गिरोह बनाया था, गैंग बनाया था या ग्रुप बनाया था, उसका लीडर नाथूराम गोडसे नहीं था। हाँ। उसका लीडर नारायण आप्टे था, पहला लीडर। तो इन लोगों ने जब तय कर लिया, इन लोगों ने पहला जो गांधी को मारने का जो तय करते हैं, ये तय करते हैं जब गांधी 13 जनवरी को अनशन पर बैठ जाते हैं। और वो माना जाता है कि 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन है। साफ वो हिडन एजेंडा, गांधी का गुप्त एजेंडा यही था कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाए, इसके लिए वो अनशन कर रहे थे। तो उसी दिन ये तय करते हैं, जब इनके पास वो खबर पहुंचती है टेलीप्रिंटर के माध्यम से, तब ये लोग तय करते हैं कि अब हम गांधी को मारेंगे। तो गांधी को मारने के लिए लोग जमा करते हैं। वो लोग कैसे, अब जरा समझिए। एक तो हो गया, लीडर हो गया नारायण आप्टे, वो गोडसे के जवानी के दिनों का दोस्त था। दूसरा नाथूराम गोडसे हो गया, ये दो तो थे ही मास्टरमाइंड असली। इसके बाद नाथूराम गोडसे अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे को जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि गोपाल गोडसे वर्ल्ड वॉर के दौरान इराक में तैनात था, अंग्रेजों की सेना के साथ वो युद्ध लड़ रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वहाँ से वो एक पिस्टल लेकर आया था। तो पिस्टल के लालच में अपने छोटे भाई को गोडसे शामिल कर लेता है इस ग्रुप में। इसके अलावा इनके पुराना मित्र था विष्णु करकरे। वो अहमदनगर का एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, होटल व्यवसायी था, और उसके होटल थे, वहाँ पर होटल्स थे, और साथ में वहाँ का वो पार्षद भी था। उसका बड़ा जलवा था, हिंदू महासभा का नेता था। तो वो नोआखली के अंदर सारी स्थितियाँ देख कर आया था। उसने वहाँ पर हिंदुओं के लिए कैंप लगाए थे। तो वो बहुत गांधी से नफरत करने लगा था। तो वो इनके साथ मिल गया। तो अब 4 हो गए, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे। अब इनको ऐसे भी लोगों की ज़रूरत थी जो हथियार चला सके। तो क्योंकि ये क्रिमिनल्स तो थे नहीं, ये तो कोई पत्रकार था, कोई टीचर था, कोई व्यवसायी था, कोई ये था। और गोपाल गोडसे भी ब्रिटिश आर्मी में था, लेकिन वो क्लरिकल जॉब में था, डिपो के अंदर नौकरी करता था, आर्म्स चलाने नहीं आती थी, उस तरह से एक्सपर्ट नहीं था वो। तो इन्होंने एक दिगंबर बड़गे को पकड़ा। ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। दिगंबर बड़गे आदतन अपराधी था और बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था, और वो हथियारों का धंधा करता था, अवैध हथियारों का। और उसके क्लाइंट की लिस्ट में कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सबको हथियार बेचता था, उसकी कोई विचारधारा नहीं थी। तो उन्होंने दिगंबर बड़गे को शामिल कर लिया। बड़गे का एक नौकर था शंकर किस्तैया, उसका बेचारे का कोई लेना देना नहीं था। वो ना मराठी जानता था, ना हिंदी जानता था, ना उर्दू जानता था, ना अंग्रेजी जानता था। वो उसे तेलुगु जानता था। उसको तो मालूम नहीं था कि गांधी कौन है, क्या हो रहा है। वो अनपढ़ गांव का बच्चा था वो। उसको भी वो अपने, चूंकि बंधुआ मजदूर था, तो वो दिगंबर बड़गे उसके अपने साथ लेकर आ गया। फिर एक मेन कैरेक्टर आता है मदन लाल पाहवा। मदन लाल पाहवा एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है इस पूरी कहानी। शरणार्थी, वो शरणार्थी था। उसके पूरे परिवार को जो है, वो बचपन में उसकी माँ मर गई थी, तो उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। तो उसकी कभी उसको माँ का प्यार नहीं मिला बचपन में। तो उसकी एक चाची थी राम प्यारी, राम प्यारी ने उसको माँ का प्यार दिया, और वो उसकी चाची ने उसको माँ का प्यार देकर उसको बड़ा किया। तो जब वो पहले आ गया था, जब भारत का बंटवारा हुआ, फिरोजपुर में आया था। हाँ, वो फिरोजपुर आ गया। लेकिन उसकी चाची की जब आ रही थी भारत, तो उसकी हत्या कर दी गई उसकी चाची की। तो वो दूसरी बार जीवन में अनाथ हुआ। पहली बार तो तब अनाथ हुआ जब वो 2 महीने का था, और दूसरी बार वो अनाथ तब हुआ जब वो 20 साल का था। तो उसके मन में गांधी के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न हो गया। और जब वो भारत आया, तब उसने देखा कि फिरोजपुर में क्या हो रहा है। वो वहां से उसके दिमाग में एक नफरत गांधी के प्रति और कांग्रेस के प्रति और मुसलमानों के प्रति पैदा होना शुरू होती गई। और इसी कड़ी में जब बिजनेस करने के लिए वो नौकरी की तलाश या धंधे पाने की तलाश में मुंबई पहुंचा, मुंबई से वो अहमदनगर पहुंच गया, और अहमदनगर में विष्णु करकरे को मिल गया। तो विष्णु करकरे बहुत चालाक और समझदार आदमी था। वो तत्काल पहचान गया कि ये काम का आदमी, तो उसने उसको शामिल कर लिया। तो इस तरह से गोडसे की ब्रिगेड तैयार हो गई, या गिरोह तैयार हो गया, गैंग कंपनी आप जो भी कह सकते हैं। तो अब नाम आते हैं उसमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, मदन लाल पाहवा, गोपाल गोडसे, शंकर किस्तैया, उसका मालिक दिगंबर बड़गे, और विष्णु करकरे। तो ये 7 लोगों का गैंग तैयार हो जाता है, और ये गांधी को मारने के लिए 13, 14, 15 जनवरी को
निकलते हैं न, गांधी की हत्या की तारीख तय करी थी 20 जनवरी। हम्म। तो 20 जनवरी का इनका प्लान ये था कि पहले पहावा बम फोड़ेगा, जैसे ही पहावा बम फोड़ेगा हम प्रार्थना सभा में, तो बिरला भवन में भगदड़ मचेगी। इस भगदड़ का बहाना बनाकर दो लोग सामने खड़े रहेंगे, दिगंबर बड़गे और शंकर किश्तैया, ये बम हैंड ग्रेनेड फेंकेंगे और दिगंबर बड़गे के हाथ में एक रिवॉल्वर भी होगा और वो रिवॉल्वर से गांधी को मार देगा। सूरावर्दी भी उस समय अगर मौजूद हुआ तो उसको भी मार देंगे। ये इनका बुनियादी प्लान था। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने जिस दिगंबर बड़गे पे भरोसा कर रखा था, उसको ये समझ में आया कि गोली अगर मैं मारूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो पहावा ने तो बम फोड़ दिया, लेकिन दिगंबर बड़गे और शंकर किश्तैया भाग लिए वहां से। तो ये जब दोनों भागे तो गोपाल गोडसे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे भी भाग गए वहां से। तो और मदन लाल पहावा स्पॉट पे पकड़ा गया। तो दिगंबर बड़गे और इनके संबंध वहीं से खराब हो गए। तो दिगंबर बड़गे अगर उस दिन ये हत्या अगर करने में कामयाब हो जाते तो गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे नहीं होता, गांधी के हत्यारे के नाम इतिहास में दिगंबर बड़गे होता। लेकिन दिगंबर बड़गे डर गया और भाग गया, और वो इनको आपस में एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं था। तो इनका प्लान वो फेल हो गया। तब तक नारायण आप्टे लीड कर रहा था। तो मैंने इस पुस्तक में लिखा है, क्योंकि नारायण आप्टे ने बाद में कैरेक्टर था वो। हाँ, तो नारायण आप्टे ने बाद में करकरे को बताया कि नारायण आप्टे को तो फांसी हो गई तो उसके अकाउंट्स मिलते नहीं, लेकिन जो उसने करकरे को बताया कि जब ये 20 जनवरी का हमला नाकाम हो गया, मदन लाल पहावा पकड़ा गया, तो सब लोग भागे। तो पहले तो बिरला भवन से भागे, फिर होटल वोटल के रूम खाली किए और ये कानपुर जाने वाली ट्रेन के अंदर नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे सवार हो गए। और फर्स्ट क्लास में सफ़र करते थे, फ्लाइट से फर्स्ट क्लास में। तो रात में ये लोग बड़े, उसका पूरा वर्णन है जो उसने नारायण आप्टे ने बाद में विष्णु करकर को, इंटरेस्टिंग कहानी है वो ट्रेन वाली। नहीं, ये दूसरी ट्रेन वाली कहानी। अच्छा, ये दूसरी है। तो ये ट्रेन में दोनों बैठे हुए थे। हाँ। और तब नाथूराम गोडसे ने बड़े दुखी थे दोनों की, हम हत्या करने में कामयाब नहीं हो पाए, बड़े शर्मिंदा थे और हम क्या मुंह दिखाएंगे। और हमारी टीम, क्योंकि तब तक दिगंबर बड़गे भी इनसे अलग हो गया था। तो मैं बता रहा हूँ गोडसे कहाँ से लीडर बनता है इस ग्रुप का। तो सुबह 6 बजे जब 20 जनवरी की रात गुजर गई और सुबह गोडसे की नींद हल्की सी खुली, वो पूरी रात सोया नहीं था ट्रेन में। तो नारायण आप्टे भी हल्की नींद में था। उसने नारायण आप्टे से नाथूराम गोडसे ने कहा, उसको वो अन्ना कहता था, बोला अन्ना सो रहे हो कि जगे हुए हो? बोला नहीं, जगा हुआ हूँ। बोला मुझे लगता है कि ये गांधी को मारने का काम सारे लोग मिलके नहीं कर सकते, किसी एक ही व्यक्ति को गांधी को मारना होगा और मुझे लगता है ये काम मुझे अकेले करना होगा। तो 21 जनवरी को ये तय होता है कि गांधी को नाथूराम गोडसे मारेगा और अकेले मारेगा। और उसके बाद से फिर वो उस दिशा में, वो अकेले, जो कहते हैं ना कि अकेले व्यक्ति जाके मारेगा, उस दिशा में वो कार्य शुरू करते हैं। तो ये इसके पीछे गोडसे के पूरे ग्रुप की जो कहानी हुई है। अब नारायण आप्टे के बारे में थोड़ा देखिए, नारायण आप्टे के अंदर, क्योंकि 21 के बाद एक नई कहानी शुरू होती है। ये दोनों जाते हैं कई जगह पे, और वहीं से इनकी पोल खुलनी शुरू होती है, जो बैक डेट में जाके तो इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाते हैं। नारायण आप्टे जो नाथूराम गोडसे का सबसे जिगरी दोस्त था, और दोनों को एक साथ फांसी की सजा मिली और फांसी हुई दोनों को एक साथ दोनों फांसी के फंदे पे चढ़े। लेकिन दोनों के चरित्र में बहुत असमानता थी। मतलब दोनों के बीच में सिर्फ हिंदुत्व को लेकर एक साझा विचार था, अखंड भारत को लेकर एक साझा विचार था, इसके अलावा कोई भी बात दोनों में एक जैसे नहीं थी। मैं अगर नारायण आप्टे के चरित्र का वर्णन करूं तो उसके अंदर वो हर बुराई मौजूद थी जो किसी भी चरित्रहीन व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। वो नशे करता था, शराब का शौकीन था, सिगरेट पीता था, लड़कियों के अंदर उसकी बेहद दिलचस्पी थी, शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था, उसका बच्चा मानसिक रूप से विकलांग था, और उसकी एक पत्नी थी, अच्छे परिवार से उसकी पत्नी आती थी। खुद आप्टे एक बहुत बड़े परिवार का था। लेकिन इसके बाद भी वो एक टीचर था, वो अहमदनगर में, वहाँ पर उसने अपनी स्टूडेंट, एक मनोरमा साल्वी थी, एक क्रिश्चियन लड़की थी जो उम्र में करीब 13-14 साल छोटी थी, उसको स्टूडेंट थी, उसके साथ उसका आधी उम्र थी, 35 के वो थे, 18 की वो, उतना ही था। तो मनोरमा साल्वी के साथ उसने संबंध बना लिए थे, शारीरिक संबंध बना लिए थे, जिससे वो गर्भवती भी हो गई थी। तो नारायण आप्टे के अंदर के चरित्र में हर वो खामी मौजूद थी जो चरित्रहीन व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। और वही जो लड़कियों के पीछे भागने की जो उसकी आदत थी, वही उसकी फांसी का फंदा उससे तैयार होता है। उसके खिलाफ 3 जो गवाहियाँ थी, तीनों गवाहियाँ औरतों की, महिलाओं की गवाहियाँ थी, जिसकी वजह से फांसी का फंदा उसके लिए तैयार हुआ। नहीं तो गोडसे ने तो अपने बयान में यही कहा था कि मैं अकेले आया था, मैंने अकेले मार दिया। वो कहानी थोड़ी बताइए, थोड़ा लंबी। हाँ, तो वो कहानी ये है कि नारायण आप्टे ने 3-4 गलतियां करी इस पूरे। जब हम 13 जनवरी की बात करें कि जब ने तय कर लिया कि हम गांधी को ये मारेंगे, तो जिस ट्रेन के अंदर ये जा रहे थे, तो उस ट्रेन के अंदर उस समय एक बिंबा नाम की हीरोइन होती थी, मराठी और हिंदी फिल्मों की, बिंबा। तो वो ट्रेन में आई
वो ये पुणे से मुंबई जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, तो उसी ट्रेन में बिंबा भी बैठी हुई थी। अब पुणे से मुंबई के बीच में तो फ्लाइट चलती नहीं है, तो हीरोइन भी उसी में है। तो उस समय हीरो हीरोइन और ये चलते ही फर्स्ट क्लास में थे। और हीरो हीरोइन उस समय लोकल में चलते थे। आप देखिए लता मंगेशकर गाने गाने के लिए लोकल में बैठ कर जाती थी और इस तरह से। तो ये बिंबा इसको दिखाई दी नारायण आप्टे को, तो उसका बिंबा पे दिल आ गया, हीरोइन पे। तो इससे इसने बातचीत करना शुरू कर दी, अपना पूरा परिचय बता दिया कि मैं ये हूँ। खुद नाथुराम गोडसे से मिलवा दिया कि अग्रणी के संपादक, हिंदू राष्ट्र के संपादक हैं, मैं अग्रणी हिंदू राष्ट्र अखबार का जो है मैनेजर हूँ। तो उसको भी लगा दोनों काम के व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं, तो मेरे मीडिया प्रमोशंस में काम आएंगे। वो आज भी चलता है कि नेक्सस मीडिया और बॉलीवुड का, वो उस समय भी था। तो वो इनसे हो गई। बिंबा इनके साथ जब उतरी मुंबई स्टेशन पे, तो इनको हिंदू महासभा के दफ्तर जाना था। और बिंबा जो है वीर सावरकर के पड़ोस में रहती थी, मतलब उसी शिवाजी पार्क मुंबई का जो इलाका है। तो बिंबा ने कहा मैं कहीं आपको छोड़ दूं, क्योंकि बिंबा का भाई जीप से उसे लेने आया था। इनको जाना था हिंदू महासभा के ऑफिस, जो थोड़ा सा दूर था, मतलब बहुत दूर नहीं है, शिवाजी पार्क से था वो। लेकिन ये उसके साथ बैठ गए, मतलब नारायण आप्टे। गोडसे की इच्छा नहीं थी, गोडसे पूरे समय बिंबा को अवॉइड कर रहा था, लेकिन नारायण आप्टे का दिल उस पर आ गया। वो बोला चलो कुछ और समय इसके साथ गुजारने को मिल जाएगा। तो उसके साथ वो जीप में बैठ गया और वो उसने बोला कहाँ उतरना, बोले इधर उतार दो, सावरकर के घर के सामने, वीर सावरकर के घर के सामने उतर गए। तो एक सावरकर जी के खिलाफ भी एक गवाही तैयार हो गई बिंबा की, और जिसका पुलिस ने इस्तेमाल किया। तो बिंबा एक बहुत बड़ी गवाह साबित हुई कि नाथुराम गोडसे और दोनों साथ में थे। ये एक गवाह बन गई। इनका पूरा प्लान ये था कि हम ये साबित कर देंगे कि गोडसे अकेले दिल्ली आया था और उसने गांधी को मारा। लेकिन कई मौकों पर ये गवाह छोड़ते गए इस तरह के कि ये लोगों ने कर लिया कि हमने इन दोनों को साथ में देखा था। तो एक गवाही ये तैयार होगी बिंबा। नारायण आप्टे के चरित्रहीन होने का दूसरा नुकसान उसको मिला। एक एयर होस्टेस थी, लॉर्ना ब्रेनब्रिज उसका नाम था, वो एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस थी। तो जब फ्लाइट से दूसरी बार गांधी को मारने के लिए आए दिल्ली 26-27 जनवरी के आसपास, तो इसका एयर होस्टेस पे दिल आ गया नारायण आप्टे का। तो इसने एयर होस्टेस को इतना परेशान किया, कभी पानी मांगा, कभी चाय मांगी, कभी कॉफ़ी मांगी, तो उसकी नज़र में ये बैठ गए। तो दोनों आए थे। नाथुराम गोडसे तो चुपचाप देखता रहा खिड़की की तरफ, उसने तो कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जो लॉर्ना ब्रेनब्रिज जो एयर होस्टेस थी, उसकी आंखों में दोनों बस गए कि ये दोनों साथ में आए। तो वो एक बहुत अहम गवाह कोर्ट में साबित हुई, जिसने कह दिया कि जब ये दिल्ली आए थे मारने के लिए तो ये नारायण आप्टे भी इसके साथ था। और तीसरी गवाह मनोरमा साल्वी साबित हुई। मनोरमा साल्वी ने ही गवाही भी दी नारायण आप्टे के खिलाफ, बल्कि नारायण आप्टे कभी गिरफ्तार नहीं होता कि इन्होंने बहुत तगड़ा भागने का प्लान बना लिया था। जब 30 जनवरी को गोडसे ने जैसे ही गोली चलाई, तो गोडसे ने सरेंडर कर दिया, तो भीड़ ने गोडसे पे हमला कर दिया था। जो बिरला भवन में गांधी के जो कार्यकर्ता थे, तो गोडसे के साथ मारपीट की थी। तो विष्णु करकरे भी वहाँ पे मौजूद था, नारायण आप्टे भी मौजूद था। तो विष्णु करकरे गोडसे को बचाने के लिए जाने लग गया। तो नारायण आप्टे ने उसका हाथ पकड़ा और बोला भागो यहाँ से, और ये दोनों भाग गए। तो ये पूरे 13 दिन तक, मतलब 30 जनवरी को गांधी को गोली लगती, 15 दिन तक, 14 फरवरी तक पुलिस को चकमा देते रहे। इनका प्लान था कि ये हैदराबाद भाग जाएंगे। उस समय हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बना था, या ये गोवा भाग जाएंगे। लेकिन 14 फरवरी, खैर उस वक्त वैलेंटाइन डे जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि 14 फरवरी के दिन ही मनोरमा साल्वी ने, क्योंकि पुलिस को मालूम पड़ गया था कि मनोरमा साल्वी से इसका अफेयर चलता है, तो मनोरमा साल्वी को इन्होंने दबाव में बना लिया था पुलिस ने, और वो टूट गई थी, पहली पूछताछ में टूट गई। उसने सारी कहानी नारायण आप्टे की बता दी। तो इनको मालूम था कि मनोरमा साल्वी से ज़रूर संपर्क करेगा। तो जैसे ही उसने फ़ोन लगाया मनोरमा साल्वी को, मतलब मनोरमा साल्वी एक, मैं बता दूं, डॉक्टर की लड़की थी और पुलिस लाइन में डॉक्टर था, तो उस ज़माने में भी उसके घर में फ़ोन होता था। तो मनोरमा साल्वी को जब इसने होटल से फ़ोन लगाया, तो पुलिस ने वो फ़ोन ट्रेस कर लिया। उसने बोला कि तुम इस होटल में इतने बजे मुझसे मिलने आ जाओ, और मनोरमा साल्वी ने ये बात पुलिस को बता दी, और 14 फरवरी को नारायण आप्टे गिरफ्तार हो गया। तो 3 महिलाएं जो उसकी ज़िंदगी में आई, जिन पे वो डोरे डालता था, एक तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और बाकी जो 2 औरतें थी, वही 3 औरतें उसकी जो है उसकी फांसी के फंदा उन 3 औरतों ने तैयार किया। और बड़ी एक दिलचस्प बात है, उसकी पत्नी का नाम था चंपाताई आप्टे। नारायण आप्टे ने जीवन भर उसको धोखा दिया, लेकिन जब आखिरी बार चंपाताई आप्टे उससे मिलने आई, तो नारायण आप्टे ने उससे कहा कि, बोला मैं तुमसे सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है आखिरी, क्योंकि वो जान गया था कि पत्नी पत्नी होती है, बाकी सब मिथ्या है इस दुनिया में। तो वो उसने उससे कहा चंपाताई से कि तुमसे मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि कभी भी तुम विधवा की तरह मत रहना, सुहाग के सारे चिन्ह पहनना, सिंदूर लगाना और मांग भरना, मतलब सिंदूर लगाना, कड़े पहनना, बिछिया पहनना, पायजेब पहनना। ये नारायण आप्टे ने अपनी पत्नी के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी, और उसकी पत्नी चंपाताई आप्टे ने ताउम्र चर्चा को निभाया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1998 के आसपास इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की थी इन सारे गांधी के हत्यारों पर, तो उसको चंपाताई का उसने इंटरव्यू लिया था, और तस्वीर भी उस इंडिया टुडे के अंक में छपी हुई है, जिसमें चंपाताई आप्टे ने, नारायण आप्टे की विधवा ने,
मंगलसूत्र भी पहन रखा है, मांग में सिंदूर भी भर रखे हैं और सारे सुहाग की निशानी पहन रखी है। तो उसने अपनी पूरे जीवन अपने पति की अंतिम इच्छा का सम्मान किया, लेकिन जब तक नारायण आप्टे जीता रहा तब तक वो उसको धोखा देता रहा। अध्याय 26। आप तो एग्जाम दे रहे हैं मेरी। आप फुल नंबर ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे अच्छा अध्याय मेरे को ये लगा जी, इसमें बच जाते बापू पर सुरक्षा में 75 चूक जो हुई। 75 तो नहीं गिनवा सकते, लेकिन मैं चाहूंगा एक क्रमवश। मैं तो 200 चूक लिखना चाह रहा था इसमें, हाँ, लेकिन मुझे लगता है और किताब मोटी हो जाएगी क्योंकि इतनी चूक है, इतनी चूक है, इतनी चूक है। मैं बहुत सिंपल एक भाषा में कहूँ ना, हाँ, कि बच्चे जब चोर पुलिस खेलते हैं, आपने भी बचपन में खेला होगा, मैंने भी खेला होगा, और जो दर्शक हैं वो भी खेल चुके होंगे बचपन में चोर पुलिस। तो जो बच्चे जब चोर पुलिस का खेल खेलते हैं ना, उसमें वो भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करते हैं जो गांधी हत्याकांड में है। गांधी की जान बचाने के लिए जो पुलिस ने जो गलतियाँ की थी ना, वो चोर पुलिस खेलते हुए बच्चे भी ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं जो पुलिस ने और सरकार और प्रशासन ने की। जो पहला हमला होने के बाद उन्होंने पहला हमला हुआ जो गैंग के एक मेंबर को पकड़ लिया, जैसा मैंने पाहवा को। मदन लाल पाहवा स्पॉट पे पकड़ा गया। मदन लाल पाहवा को जब पकड़ा है तो गांधी ने कहा इसको इसके साथ मारपीट मत करना, लेकिन गांधी की अहिंसा की नीतियों में भारत की पुलिस का ना कभी विश्वास था ना आज है। पुलिस अपने तरीके से ही पूछताछ करती है। तो मदन लाल पाहवा को बुरी तरह से पुलिस ने मारा। तो पाहवा ने तोते की तरह सारे राज उगल दिया। उसने बता दिया कि जो इस पूरा मास्टरमाइंड है इसका, वो अखबार का संपादक है। अखबार का नाम है अग्रणी, जो अब हिंदू राष्ट्र नाम से छपता है, ये उसने बता दिया। तो सीधे सीधे उसने नाथूराम गोडसे की पहचान बता दी। नारायण आप्टे के बारे में बता दिया कि वो अखबार का मैनेजर है। विष्णु करकरे का नाम बता दिया कि मैं विष्णु करकरे के लिए काम करता हूँ, वो पार्षद है और होटल का मालिक है अहमदनगर में। तो 3 नाम तो उसने क्लियर बता दिए। बाकी उसने बड़गे के बारे में बता दिया कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है और हथियारों का सौदागर है। तो बड़गे के तो पुलिस रिकॉर्ड में पहले से मौजूद था, क्रिमिनल होने की वजह से उसकी जानकारी सामने आ गई पुलिस के सामने। 20 जनवरी की शाम की बात कर रहा हूँ मैं, गांधी की हत्या के 10 दिन पहले। उसने बता दिया कि गोपाल गोडसे नाम का आदमी है जो संपादक का छोटा भाई है, एक संपादक का छोटा भाई भी शामिल है, और शंकर किस्तैया जो नौकर है उसके बारे में बता दिया। तो साथ के साथ सबके बारे में उसने हुलिये, हाइट, रंग, और नाथूराम गोडसे तो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन उसने दे दी कि ये अग्रणी अखबार का संपादक है और ये पुणे में रहता है। बहुत आसान है। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय से एक लिस्ट निकालनी थी जिसके अंदर सारे संपादकों का, आज भी जो गृह मंत्रालय है या एंड बी डिपार्टमेंट जो सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, दोनों की मंत्री सरदार पटेल थे, उनके पास लिस्ट होती है कि कौन क्षेत्रीय अखबार कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका संपादक कौन है। बहुत आसानी से तब भी होती थी। और ये अंग्रेजों की बनाई प्रथा थी जिससे हर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, भाई कोई गलत तो नहीं छापा रहा है, कोई उल्टा सीधा तो नहीं छाप रहा है। सेंसर खबरें होती थी, तब तक अंग्रेजों का कानून चल रहा था। तो सब कुछ था। फिर उसके बाद पुलिस मरीना होटल लेकर वो गया। मरीना होटल में गोडसे और आप्टे रुके थे। बड़ा अच्छा होटल था सीपी का, मैं खुद वो कमरा देख कर आया हूँ जिसमें। अच्छा, हाँ, वो आप हेरा मूवी देखेंगे तो उसके अंदर भी वो मरीना होटल दिखाया है। आज भी है वो सीपी में, शायद अब उसका नाम बदल गया है। तो कमरा नंबर 40 ले गया। तो गोडसे ने गलती वहाँ पे कर दी थी कि सुबह सुबह अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे दिए थे, धुलने के लिए। तो लेकिन शाम को अचानक भागना पड़ गया, तो कपड़े वो लेना भूल गया। तो कालीचरण नाम का वेटर था जिसको उसने वो कपड़े दिए थे। तो जब उन्होंने छापा मारा पुलिस ने मदन लाल पाहवा के साथ मरीना होटल में, तो वेटर कालीचरण था, उसने गोडसे के कपड़े दे दिए। तो वो सफ़ेद कपड़े उस ज़माने में जो पहनते थे वो अपने इनिशियल्स लिखते थे। तो गोडसे का जो कुर्ता था उसकी कॉलर के पीछे उसने एक ब्लैक इंक से लिख रखा था N.V.G. नाथूराम विनायक गोडसे। पुलिस को ये 2 कड़ियाँ जोड़नी थी और ऐसे कई जो चीज़ें थी वो थी। मदन लाल पाहवा ने सिर्फ 20 जनवरी को पुलिस को नहीं बताया था। इसके पहले जब वो मुंबई से रवाना हुआ था तो वो प्रोफेसर जेसी जैन थे, जिनको बाद में पद्मश्री भी मिला, बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार बने वो बाद में, बस उस समय भी बड़े प्रोफेसर थे। तो वो मदन लाल पाहवा उनकी किताबें बेचता था सड़कों पर। तो उसको एक तरह से वो जैन साहब को जो है, प्रोफेसर जैन को जो है, वो अपना पिता तुल्य मानने लग गया था मदन लाल पाहवा। तो उसने 13 जनवरी को मदन लाल पाहवा ने सब कुछ बता दिया था डॉक्टर जैन को कि हमारा ये प्लान है, हम गांधी को मारने वाले, और मेरे साथ करकरे सेठ है और ये अहमदनगर का है और एक अखबार का संपादक, सब कुछ बता दिया था। तो प्रोफेसर जैन ने इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि उस समय के ज़्यादातर शरणार्थी जो थे वो गांधी को मारने की बातें करते थे। तो प्रोफेसर जैन को लगा कि ये भी ऐसी तरह से बात कर रहा है। लेकिन जब 20 जनवरी को हमला कर दिया और 21 जनवरी को जब मदन लाल पाहवा का नाम फ्रंट पेज पर छपा कि एक हिंदू शरणार्थी मदन लाल पाहवा ने गांधी के उसमें बम फोड़ा है, तो जैन साहब घबरा गए। जैन साहब को समझ में आ गया कि ये सही में गांधी को मारने आए थे लोग। तो जैन साहब भागे जो है
उस समय सरदार पटेल मुंबई में थे, तो सरदार पटेल से उनने फ़ोन लगाया, तो सरदार पटेल के जो बेटे दहिया भाई पटेल थे, उन्होंने कहा कि सरदार पटेल तो निकल गए दिल्ली के लिए वापस। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, तो खैर उस समय बॉम्बे प्रोविंस के मुख्यमंत्री होते थे, उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे से मत मिलो, आप हमारे गृह मंत्री जो हैं बॉम्बे प्रोविंस के मोरारजी देसाई, जो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री बने, उनसे मिल लो। तो इन्होंने 21 जनवरी की शाम को मोरारजी देसाई जो बॉम्बे प्रोविंस के गृह मंत्री थे, उनको सब कुछ बता दिया कि ये मदन लाल पाहवा मेरी किताबें बेचता था, इसने मुझे ये बताया था, इसका कोई आप इसको हल्के मत लीजिए, ये अकेला नहीं, इसके साथ 5-6 लोग और हैं, और बड़े पैमाने पर जो है गांधी को मारने की साजिश है। लेकिन मोरारजी देसाई ने इस पर बहुत संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने एक डीसीपी को बुलाया, बोला यार ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, ये लोग मुझे मौखिक, कोई रिटर्न में नहीं है सब चीज़ें, मौखिक जो है वो डीसीपी नागरवाला को बताया, और उसके बाद डीसीपी नागरवाला ने इस केस का जो सत्यानाश किया। मतलब जो कांस्टेबल भी वो जो गलती नहीं करता, वो डीसीपी नागरवाला और डीसीपी राणा 2 लोग थे इस केस को जिनकी जांच इनके पास थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एक अदने से कांस्टेबल को भी अगर ये सब सुराग दे दिए जाते मदन लाल पाहवा के, तो वो 3 दिन के अंदर गोडसे, आप्टे और पूरा जो उसका गिरोह था उसको जेल के अंदर कर देता, थाने सलाखों के पीछे पहुंचा देता। लेकिन लोगों ने किया नहीं, और इसमें इतनी चूक है कि मैं ये आपका वीडियो जाने कितने घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो जानना चाहते हैं उस पुस्तक को पढ़े, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि गांधी की हत्या के लिए असली जिम्मेदार कोई अगर है तो उस वक्त की पुलिस है, उस वक्त की सरकारें हैं, उस वक्त का सिस्टम है। अगर इस देश के एम्स बनाने का श्रेय अगर नेहरू को जाता है, अगर इस देश में कारखाने लगाने का श्रेय नेहरू को जाता है, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना का श्रेय, मजबूत करने का श्रेय अगर नेहरू को जाता है, इस संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने का श्रेय नेहरू ही नहीं, हाँ, पटेल भी, और अगर इस देश के एकीकरण का श्रेय अगर सरदार पटेल को जाता है, तो गांधी की हत्या का ठीकरा और गांधी की हत्या की जिम्मेदारी भी इन 2 बड़े नेताओं पर जाती है कि गांधी को बचाने में नाकाम क्यों रहे। पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दी इन्होंने गांधी को, जबकि गांधी अगर कहते थे कि भाई मुझे सुरक्षा मत दो, तो गांधी की यही बात तुमने क्यों मानी? गांधी तो 50 बातें और भी कहते थे, लेकिन कोई बात गांधी की नहीं मानते थे नेहरू पटेल, सिर्फ एक यही बात मानी कि मुझे सुरक्षा मत दो। तो कैसे चूक हुई और कौन कौन जिम्मेदार था, ये अध्याय ये नई युवा पीढ़ी जो हमारे देश की, उसको पढ़ना चाहिए, उसे मालूम पड़ेगा कि गांधी की हत्या के लिए सिर्फ गोडसे की 3 गोलियां जिम्मेदार नहीं, ये पूरा सिस्टम जिम्मेदार है जिसमें गांधी को गोडसे के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत जिम्मेदारी के साथ किया। इसमें आपने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है तुषार गांधी का। हाँ, उन्होंने कहा है जब नाथूराम ने ट्रिगर दबाया, हाँ, तो न केवल उसने अपने लक्ष्य पूरे किया, बल्कि उसने गांधी से दूर जा चुके उनके राजनीतिक उत्तराधिकारियों पर भी बहुत बड़ा उपकार किया। उनके लिए एक जीवित महात्मा के बजाय एक शहीद महात्मा के साथ रहना ज्यादा आसान था। अब ये लोग गांधी के नाम को आराम से फायदा उठा सकते थे, अब उन्हें गांधी की दखलंदाजी और उनके अव्यवहारिक विचारों को भी सहन नहीं करना था। बिल्कुल, देखिए ये जो लेट्स किल गांधी में उन्होंने तुषार गांधी लिखा, और ये पुस्तक में से 2 या 3 लोग ही ऐसे हैं जो आज की पीढ़ी के हैं और जिनका उल्लेख मैंने इस पुस्तक में किया। तो तुषार गांधी का एक इंटरव्यू, मैं उस समय एनडीटीवी में नौकरी करता था 2008 में, तो मैंने शो बनाया था इसी विषय पर, तो उसमें हमने तुषार गांधी का इंटरव्यू किया था। तो तब ये पुस्तक नहीं लिखी थी, तब तक उन्होंने लेट्स किल गांधी तुषार गांधी ने, उसके पहले उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नेहरू और पटेल के लिए, ये तुषार गांधी के शब्द दोहरा रहा हूँ मैं, मेरे शब्द नहीं है, कि नेहरू और पटेल के लिए ये कहीं ज़्यादा अच्छा था कि वो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को राजघाट जाएं, पुष्प चढ़ाएं और काम हो जाए, ना बजाय इसके काम हो जाए, मतलब ये इतना करके हम 2 तारीख को जाएं, गांधी जी को याद करें और आ जाएं, बजाय इसके रोज़ शाम को बिरला भवन जाकर गांधी की झड़कियाँ सुनना, क्योंकि गांधी के विचार बड़े अव्यवहारिक होते थे। मतलब उस पर मैं नेहरू पटेल की बहुत गलती नहीं मानता हूँ। अब वो कहते थे सेना नहीं होना चाहिए देश में, अब बताइए नेहरू और पटेल इस बात पे कैसे राजी हो जाते हैं? नेहरू तो थे नहीं, इतने भी नहीं थे कि मतलब सेना ना हो, कहते थे कि सेना नहीं होती, लेकिन पुलिस से काम चल जाएगा। हाँ, वे कहते थे, लेकिन सेना को डिसमेंटल कर देते नेहरू में, ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि युद्ध शुरू हो चुका था तब तक। तो गांधी के तो बहुत अजीब विचार थे। वो माउंटबेटन से मिलने के बोले इतने बड़े वाइसराव हाउस जो भी, जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, इसकी जरूरत क्या? बोले क्यों, इसका क्या करेंगे? बोले इसमें अस्पताल बना दूंगा मैं। तो माउंटबेटन बड़े घबरा गए, बोले यार इतने सुंदर महल को ये अस्पताल बना देंगे। तो गांधी तो वो तो कांग्रेस भी खत्म करना चाहते थे। उनका जो आखिरी वसीयत जो उन्होंने लिखी है 2930 जनवरी की रात, जो गांधी ने आखिरी लिखित काम जो किया, वो तो उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने की सिफारिश करी, लोक सेवक संघ बनाने की उन्होंने सिफारिश कर दी थी कि अब कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, इसका काम ही खत्म हो गया है। तो गांधी तो बहुत अव्यवहारिक सुझाव देते थे। वो ये है ना कि वो अपनी आत्मा की तो सुनते थे। हाँ, और उनकी आत्मा क्या कहेगी किसी को कुछ तो नहीं पता, उनकी अंतरात्मा की आवाज पे कुछ भी कर कोई लॉजिक नहीं था उसका। हाँ, ये बड़ी, लेकिन ये मैं सवाल उठाया है
कि उन्होंने आज़ादी के पहले 15 अनशन किए, और ये सब अनशन उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़, ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पे की। लेकिन ये एक रिसर्च का विषय है और ये हमारे इतिहासकारों ने तो नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो निष्पक्षता से जो इतिहास लिखना चाहते हैं जो लोग, वो इस बात का अध्ययन ज़रूर करेंगे कि भारत के बंटवारे जैसे इतने बड़े महत्व के विषय पर गांधी को ये अंतरात्मा की आवाज़ ने अनशन करने के लिए क्यों नहीं बोला। ये सवाल शायद जवाब आपने अनशन की बात की, अनशन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें कहानी है जी। जब 13 जनवरी को एक अनशन शुरू होता है गांधी जी का, उसमें फिर 17 जनवरी 18 जनवरी को शायद वो खत्म हो जाता है, 18 जनवरी को खत्म होता है दोपहर को, ठीक है। तो उसमें गांधी से नेहरू मिलते हैं और नेहरू कहते हैं बापू मैं भी 3 दिन से अनशन कर रहा हूँ। नहीं वो तो 17 तो एक जर्नलिस्ट थी जो एक दिन पहले, हाँ वो कहानी बताइए, क्या मस्त कहानी है वो। मैं मतलब कुछ चीज़ें आपसे देखिए भगवान करवाता है। हाँ। ये कुछ ऐसे चीज़ें जो मुझे रोचक चीज़ें उस पुस्तक में मिली हैं, वो मुझे अचानक मिल गई। मतलब किसी को नहीं पता है, ये मुझे भी नहीं पता था। मैं हाँ। बहुत सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था। मैं कुछ और ढूंढ रहा था और अचानक वो मार्गरेट ब्रूकबाइट की किताब मेरे हाथ में लग गई और ये राज खुल गया। तो हुआ यूँ था कि गांधी अपना आखिरी अनशन कर रहे थे, तो जब मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है कि सोचिए गांधी के चेले उनके साथ किस तरह का झूठ और व्यवहार छल कपट करते थे। मुझे तो सोच के बड़ा अजीब लगता है और हंसी भी आती है, इसलिए हंसी आ रही है। वो अन्ना वाले जो चेले हैं वो वैसे ही चेले थे, बिल्कुल वैसे। तो गांधी जब अपना आखिरी अनशन कर रहे थे, तो जब उन्होंने अनशन ख़त्म कर दिया, जो संतरे का जूस उनको पिलाया गया और मौलाना आज़ाद ने संतरे का जूस पिलाया और गांधी ने अनशन ख़त्म कर दिया, तो नेहरू जी के कोई चेले चपाटे रहे होंगे, उन्होंने धीरे से नेहरू जी के नंबर बढ़ाने के लिए गांधी को बोला कि जवाहरलाल नेहरू भी जो है वो पिछले 3 दिन से अनशन कर रहे हैं और उन्होंने किसी को ये बात बताई नहीं है। तो गांधी बड़े द्रवित हो गए, मतलब नेहरू भी ने भी स्वीकार कर लिया कि मैं भी यहाँ 3 दिन से अनशन कर रहा था। तो गांधी बड़े दुखी हो गए कि यार देखो जवाहर ने मेरे लिए अनशन किया और किसी को बताया भी नहीं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वहीं नेहरू तब तक चले गए तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, प्रिय जवाहर, अनशन तोड़ो और हिंद के जवाहर बनो, बापू के आशीष, ऐसा करके चिट्ठी पुर्जा लिखा और उन्होंने दिया। प्यारेलाल नैय्यम ने छापा है अपनी पुस्तक में और ये मिलता है इसका उल्लेख। तो हमने भी यही माना कि गांधी जब अनशन कर रहे थे तो नेहरू भी चुपचाप गुप्त रूप से अनशन कर रहे थे, 3 दिन से उन्होंने भी कुछ खाया पिया नहीं था। तो हमने भी ये माना, हमें यही बताया गया, इतिहासकारों ने यही बताया। तो मार्गरेट ब्रूकबाइट जिनका जिक्र मैंने अभी पहले किया है, जो गांधी के अंतिम दिनों को देख रही थी, पूरा कवर करी थी लाइफ मैगजीन की रिपोर्टर, उन्होंने पुस्तक 1948 में लिखी है। और उन्होंने किसी को, क्योंकि उनको ये सब कहानी नहीं मालूम थी कि किसने किसको क्या बताया, उनके साथ जो जो हो रहा था उन्होंने डायरी की शक्ल में लिखा है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो वो अनशन के एक दिन पहले का जिक्र करती है मार्गरेट ब्रूकबाइट, और वो जो अनशन का जिक्र करती है तो मुझे बड़ी उसमें नेहरू की झूठ की पोल खुलती है। मार्गरेट ब्रूकबाइट बताती है कि हमें बिरला भवन थी, बिरला भवन में शरणार्थियों की भीड़ ने हंगामा मचाया, नेहरू ने रोका, फिर मुझे उसी शाम को नेहरू के साथ डिनर करने जाना था। तो मार्गरेट ब्रूकबाइट इसलिए लिख रही हैं कि मैं उस दिन बड़े ख़राब कपड़े पहनी हुई थी क्योंकि भीड़ आ गई थी, धूल उड़ने लगी थी वहाँ पर, तो मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे, लेकिन नेहरू ने मुझे डिनर के लिए बुलाया था तो मैं वहाँ उनके साथ डिनर करने चले गई। तो जब मैं डिनर करने गई, मतलब गांधी जब अगले दिन अनशन तोड़ रहे हैं उसके एक रात पहले का डिनर है, तो मार्गरेट ब्रूकबाइट ने बहुत ही भोलेपन से लिखा कि फिर हमारे लिए वो डिनर आया, उबली हुई मैक्रोनी हम दोनों को सर्व की गई, तो मैक्रोनी नेहरू ने भी खाई, मैंने भी खाई, और मैक्रोनी खाने के बाद नेहरू उठे और उन्होंने कहा कि अब से मेरा अनशन शुरू होता है। ये मार्गरेट ब्रूकबाइट लिखती हैं। ये जो नेहरू का जो महान अनशन जो था गांधी के साथ गुप्त रूप से चल रहा था, ये रात में 9 बजे शुरू किया, तो डिनर वो तब तक कर चुके थे, और ब्रेकफास्ट उन्होंने नहीं खाया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, अब तो मुझे इस पर भी शक है। तो एक तो ब्रेकफास्ट उन्होंने अनशन में मिस कर दिया, और 12 बजे गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया था अपना, तो ऑब्वियसली उन्होंने 12 बजे के बाद लंच कर दिया होगा। तो त्याग भरे अनशन जो नेहरू का सो कॉल्ड था, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ब्रेकफास्ट मिस किया था अपना, जो हम कभी भी कर देते हैं। तो इस तरह के गांधी के जो चेले थे, शिष्य थे, वो इस तरह से झूठ बोलते थे, इस तरह से उनको भारत के जो नेता हैं जो अनशन करने के लिए मशहूर हैं, उनमें से जैसे कुछ नेता हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका ये है कि मॉर्निंग टू आफ्टरनून टाइप का उनका अनशन रहा है कई नेताओं का। हाँ, मैं तो वो ये हमारे जो नेहरू जी थे ये पहले ऐसे नेता थे। सोचिए, मेरे को इस पर दुख इसलिए होता है और मुझे गांधी पर दया आती है कि किस तरह के लोग उनके आसपास होते थे। अब नेहरू कह रहे हैं कि मैं 3 दिन से गुप्त अनशन कर रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है। मार्गरेट ब्रूकबाइट लिख रही है कि आप मेरे से एक साथ नेहरू के सामने एक दिन पहले तक डिनर कर रही थी। वो भली विदेशी महिला, लाइफ मैगजीन की रिपोर्टर थी, अमेरिकन थी वो उसने हिटलर को बेनकाब किया उसके नाज़ी कैंपों के, वो दुनिया की आला तरीन वो रिपोर्टर मानी जाती थी, और 1948 में किताब लिखी, उसको ये सब कहानी नहीं मालूम थी। वो तो अपनी दिनचर्या लिख रही है कि शाम को नेहरू और मैंने मैक्रोनी खाई।
और ये जानकर बड़ा दुख होता है कि ये गांधी इन पर भरोसा करते थे और ये किस तरह से उनका भरोसा तोड़ रहे थे। मतलब कितने छोटे स्तर का झूठ है कि मैं भी आपके साथ गुप्त रूप से अनशन कर रहा था। इसीलिए नेहरू प्रधानमंत्री बने। हाँ, और यही वजह, पटेल नहीं बन पाए। नहीं, कोई पटेल कभी भी, पटेल के लिए खुद गांधी बोलते थे, बोला आप सरदार, आपके मुंह से कोई बात निकली नहीं कि वो कांटा हो गई। मतलब आप जबान के इतने खराब हैं कि आप अच्छी बातें भी बोलते तो कांटे की तरह चुभती है लोगों को। ये गांधी के विचार थे पटेल के बारे में, और ये सब जानते। सरदार पटेल बहुत ही रूखा बोलते थे और बहुत सपाट और सीधा बोलते थे। लेकिन नेहरू का देखिए आप चरित्र यहाँ पर, कि मैं आपके साथ 3 दिन से गुप्त रूप से अनशन कर रहा हूँ, रात में नहीं खा रहे थे। तो ये और वो जो शरणार्थियों के बीच में कूद जाते थे, हाँ, मारते वो भी थे। शायद शो ऑफ होगा कि नहीं, देखो बापू, हाँ, मैं भी बचाने के लिए। नहीं, वो एक उनका गुस्सा भी था। अब तो कुछ भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। मैं इसलिए उसको ट्रस्ट कर सकता हूँ कि गांधी के प्रति उनका व्यवहार जो भी रहा या जो भी था, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन शरणार्थियों के प्रति वो अंतर तक नफरत से भरे हुए थे नेहरू। जो मैंने कहा ना कि उनने दुर्गादास से कह दिया था कि 7 मील तो छोड़ो, 70 मील के इलाके में भी मैं दिल्ली के आसपास इनको बसने नहीं दूंगा शरणार्थियों को। तो ये व्यवहार उनका नेहरू का था। इसलिए वो जो शरणार्थियों की भीड़ में घुस के उनको मारते थे या गालियां बकते थे या उनको अपशब्द कहते थे कि तुम सब चोर हो, तुमको हमने बता के यहाँ बसाकर कितनी बड़ी गलती कर ली है, तो ये इसके पीछे शरणार्थियों के प्रति जो उनके मन में नफरत थी वो थी, ये वजह थी। अब नाथूराम गोडसे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी, कि उनका जो एवोल्यूशन है, पहले वो गांधीवादी थे, उनके साथ, मतलब गांधीवादी कहना मुझे पता नहीं कितना ठीक है, लेकिन वो उनका इंस्पायर्ड थे उनसे शुरुआत में। इसको मैं कह सकता हूँ कि जब वो छोटा था नाथूराम गोडसे, तब उसकी एक जब समझ विकसित हुई, 13-14 साल के बच्चे की जब विकसित होती है, तो गांधी से प्रभावित था, गांधी के आंदोलन से प्रभावित था। हाँ। वो उस आंदोलन में भी शामिल होने की बात करता था। तो उसके पिता ने उसको समझाया कि देखो तुम कुछ सरकारी नौकरी कर लो। उसके पिता एक डाक खाने में सरकारी विभाग में छोटे से मुलाजिम थे। तो उसके पिता ने इसको इन सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की, तो वो उस तरह का नहीं हो पाया। लेकिन एक किस्सा मिलता है, जो ये बात गोपाल गोडसे ने लिखी, उसके छोटे भाई ने, इसलिए गोपाल गोडसे के हवाले से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गोपाल गोडसे का कथन है। तो गोपाल गोडसे बताता है कि एक बार हमारे गांव के अंदर कुछ गांधीवादी कार्यकर्ता आए थे, उनके सत्याग्रही। तो बिना घर में किसी को बताए, बिना किसी अपने माता पिता से पूछे, जो गोडसे की उम्र बहुत 16-17 साल रही होगी, वो उन सत्याग्रहियों को भोजन करवाने के लिए अपने घर पर लेकर आ गया था। तो पिताजी उसके बहुत नाराज हुए, उसने भोजन करवा दिया। उस समय तो भगाया नहीं, उस समय परंपरा थी, एक बड़ा अलग परिवार होते थे हर तरह के, कहीं किसी को भूखा नहीं जाने देते थे, आज का दौर नहीं था वो। तो भोजन तो उन लोगों ने करवा दिया गोडसे परिवार ने सत्याग्रहियों को, लेकिन बाद में उसके पिता ने उसको बहुत डांटा कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ और तुम इस तरह से गांधी के सत्याग्रही मेरे घर पर लेकर आ गए अपने घर पे, कल को दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन गोडसे को इस बात पे खुशी थी, ऐसा गोपाल गोडसे लिखता है कि मैंने सत्याग्रहियों को, गांधी के सत्याग्रहियों को भोजन करवा दिया, इस पर खुश था। ये तब तक 17-18 साल की उम्र थी। लेकिन गोडसे के जीवन में परिवर्तन तब आता है जब उसके पिता का ट्रांसफर रत्नागिरी हो जाता है। तो रत्नागिरी जो जगह थी, वहाँ पर उस समय वीर सावरकर नज़रबंदी अंग्रेज सरकार की काट रहे थे। काला पानी से वो उनको जब जेल, फिर भारत की जेल में ला गया, फिर नज़रबंद कर दिया कि रत्नागिरी जिले से बाहर निकलने की पाबंदी थी। तो गोडसे ने वीर सावरकर का नाम बहुत सुन रखा था। गोडसे भी चित्पावन ब्राह्मण था, सावरकर भी चित्पावन ब्राह्मण थे। तो गोडसे उनसे मिलने के लिए पहुंच गया। तो गोडसे से सावरकर भी प्रभावित हो गया इसकी प्रतिभा देखकर। तो महज 20 साल की उम्र में गोडसे के साथ सावरकर जुड़ गया और उनके पीए का काम करने लग गया। सावरकर उसको पुस्तकें पढ़ने के लिए देने लग गए, सावरकर की चिट्ठियाँ वो ड्राफ्ट करने लग गया। सावरकर ने उसको बोला कि तुम अपनी अंग्रेज़ी सुधारो। गोडसे सिर्फ 8वीं पास था, तो सावरकर के कहने पर उसने अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ी की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दी। तो उसके और सावरकर गांधी के विरोधी थे, उस वक्त तो विरोधी हो ही चुके थे वो। तो गोडसे का जो गांधी का जो प्रभाव था वो सावरकर से मिलने के तत्काल बाद ही खत्म होना शुरू हो गया और वो पूरी तरह से सावरकरवादी हो गया। उसके जीवन का ध्येय बन गया, मतलब ऐसा कोई भी उसने सावरकर के जीवन को आत्मसात कर लिया अपने साथ। उसके बाद जब उसके पिता का वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर वो अलग अलग संगठनों में, संघ में भी कुछ दिन वो रहा, कुछ रहा। लेकिन जैसे सावरकर जब रत्नागिरी का प्रतिबंध उनका ख़त्म हुआ, तो उसने संघ को भी ठोकर मार दी, आरएसएस को भी ठोकर मार दी, सबको मार के उनके साथ हिंदू महासभा में शामिल हो गया। आरएसएस से भी जुड़े थे लेकिन वो निकल गए। हाँ, आरएसएस के बारे में उसने बोला है अदालत में। यही तो लोगों को समझने की जरूरत है कि आरएसएस, देखिए किसी भी धार्मिक गुरु है, उसके लाखों में फॉलोअर्स होते हैं। अब उनमें से कोई अगर हत्यारा है, कोई चोर है, कोई कुछ है, तो उससे उस धार्मिक गुरु को तो आप, अब गांधी के भी कई चेले थे जिन्होंने हिंसा की थी, उस पर भी आएंगे। तो बात यह है कि गोडसे संघ में रहा, आरएसएस में रहा, लेकिन जल्दी उसने आरएसएस से उसका मोह भंग हो गया। उसको ये लगता, उसने अदालत में अपने बयान में कहा है,
और वो लोगों से भी कहा, जो बाद में लोगों ने पूछताछ में अपनी गवाहियों में कहा है, कि गोडसे को लगता था कि रोज़ सुबह शाखा लगाते हैं, उसके बाद हम कबड्डी खेलते हैं, शारीरिक अभ्यास करते हैं, बोले इससे थोड़ा कुछ हो जाएगा, हमें तो उग्र होना चाहिए मुसलमानों के खिलाफ और इसके खिलाफ या उसके खिलाफ। तो संघ की नीतियाँ उस समय उस तरह की नहीं थी, संघ एक अलग गैर राजनीतिक संगठन था। तो गोडसे को लगता था कि मेरा लक्ष्य जो है वो राजनीतिक संगठन से ही पूरा हो सकता है। तो गोडसे ने आरएसएस को ठोकर मार दी, और जब वीर सावरकर रिहा हुए रत्नागिरी से, तो वो उनके साथ शामिल होकर हिंदू महासभा में चला गया। और हिंदू महासभा में वो सिर्फ शामिल नहीं हुआ, हिंदू महासभा में वो एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ता गया, और जब वो गिरफ्तार हुआ तब तक वो हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था। वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं था हिंदू महासभा का, बड़ा नेता था गोडसे। वो महाराष्ट्र इकाई का महासचिव था। तो संघ को वो कब का त्याग चुका था। और कई लोग ये चीज़ जानते नहीं कि उस 40 के दशक की शुरुआत में और भारत की आज़ादी तक संघ और हिंदू महासभा के बीच में एक दरार थी, दोनों की नीतियां बहुत अलग थी। सावरकर ने भी हाँ, और सावरकर, वही वीर सावरकर और गुरु गोलवलकर के संबंध ये नहीं कहूँगा कटु थे, लेकिन मधुर भी नहीं थे। दोनों के बीच में पत्राचार भी नहीं होता था, क्योंकि गुरु गोलवलकर का मानना था कि हम एक सामाजिक संगठन हैं और हमें सनातनियों को और हिंदू समाज को मजबूत करना है। सावरकर ने भी ये कहा इस था लक्ष्य कि के साथ चल रहे थे। आरएसएस के कार्यकर्ता की जब मृत्यु होगी तो उस पे स्तंभ पे वो के आर मलकानी ने लिखा है सावरकर को कोट करते हुए, हाँ, कि संघ का जो कार्यकर्ता होता है वो संघ की शाखा में जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है, पैदा होता है, वहाँ पे शाखा में जाता है और मर जाता है। तो एक रिफ्ट था। दोनों का लक्ष्य विचारधारा एक थी हिंदुत्व की, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन गुरु गोलवलकर का मानना था कि ये इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हिंदू महासभा नहीं कर सकती, और हमको आप ये मत समझो कि हम आपकी कोई युवा शाखा है। बिल्कुल, हमारी एक अलग आइडेंटिटी है, हम आरएसएस है, हमारी एक अलग विचारधारा आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग पहचान है, एक आपकी अलग पहचान है, इसको आप मिक्सअप मत करो। गुरु गोलवलकर का साफ था। तो इस बहुत मधुर संबंध नहीं थे इन दोनों के बीच में। तो अब ये आज के लोग जो नेता हैं वो घालमपेल करने के लिए संघ और वीर सावरकर की विचारधारा को बदनाम करने के लिए सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, सबको एक साथ। तो इस तरह से गोडसे जो है वो सावरकर की विचारधारा से प्रभावित था, ना कि संघ की विचारधारा से प्रभावित था, और उसको छुपाया भी नहीं। अब इसमें एक नया मोड़ आता है। जब भारत आज़ाद हो रहा होता है तो नाथूराम गोडसे का जो मोहभंग है वो सावरकर से भी हो जाता है। ये उसके लेख, जब मैंने उसके लेखों का अध्ययन किया तो उसके लेख मिलते हैं जिसमें वो सावरकर की नीतियों की आलोचना करता है। सावरकर को एक पत्र लिखा आपटे और गोडसे ने, जिसमें सावरकर को ताने मार गए कि आप हमारे अखबार के लिए संपादकीय नहीं लिखते हो, हमारे अखबार का नुकसान हो रहा है, गांधी तो हरिजन के लिए आर्टिकल लिखते हैं, लेख लिखते हैं, संपादकीय लिखते हैं, आप तो कुछ नहीं लिखते हो। फिर जो कार्यकारिणी की बैठक होती है आज़ादी के ठीक पहले, तो हिंदू महासभा उसमें 3 बातें स्वीकार कर लेती है कि एक तो तिरंगा भारत का झंडा होगा, दूसरी बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है हिंदू महासभा के कोटे से सरकार में, नेहरू सरकार में मंत्री बनेंगे और शामिल होंगे, और तीसरी बात कि हम मुद्दों के आधार पर भारत के निर्माण में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो इस बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, भोपटकर भी थे जो समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो इस बैठक में तीनों ही बातों का गोडसे ने विरोध किया। उसने कहा कि नहीं, तिरंगा नहीं होना चाहिए, भारत का झंडा भगवा होना चाहिए, ये गोडसे की सोच थी। उसने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को शामिल नहीं होना चाहिए। कार्यकारिणी में विरोध किया कि नहीं, हम होना, और हम नेहरू सरकार का साथ नहीं दे सकते, ये गोडसे के विचार थे। लेकिन सावरकर ने तीनों विचारों को नकार दिया और ये 3 प्रस्ताव पारित हो गए। उसमें गोडसे इस बात से और आहत हो गया, जब भारत आज़ाद हुआ तो सावरकर सदन जो वीर सावरकर का घर था, उन्होंने उस दिन 2 झंडे फहराए। पहला झंडा तो उन्होंने तिरंगा फहराया, और साथ में हिंदू महासभा का भी जो हिंदू झंडा जो इसको भगवा ध्वज हम कहते हैं वो भी फहराया। तो इससे भी गोडसे नाराज हो गया कि अरे तिरंगा। तो उसने अपने इसमें लेखों में लिखा है संपादकीय में कि हिंदू महासभा की लीडरशिप थक चुकी है, ये बुजुर्गों के बस का कुछ बचा नहीं है, हिंदू इनके चक्कर में पड़ के मर जाएगा। इस तरह के ताने और कोसने वाली भाषा वो सावरकर के लिए भी लिखने लग गया था। तो ये जो अंतिम समय में वो सावरकर से भी दूर हो गया था। उसने खुद अपने बयान में कहा कि मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी किसी भी, जब हमने हिंसा के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया तो हमने तय किया कि जितने ये सावरकर समेत जितने बुजुर्ग नेता हैं इनको हम अपने किसी प्लान की भनक नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अब किसी काम के नहीं। इस तरह की बातें वो बोलने लग गया था। लेकिन जनवरी के महीने में वो सावरकर के घर के आगे आपटे के साथ जाता है। हाँ, जाता है। अब वो पता नहीं अंदर गए या नहीं गए, या उनसे भेंट थी या नहीं। मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था नेहरू सरकार का। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो लिंक है, सावरकर को ब्लेम किया गया कि ये इसके पीछे, गांधी की हत्या के पीछे थे, तो वो कहाँ से आया, क्या एविडेंस था? कि जब गोडसे ने जब गांधी की हत्या करी तो गोडसे और सावरकर
गोडसे उनका राजनीतिक शिष्य रह चुका है, ये तो सारे महाराष्ट्र को मालूम था। गोडसे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये समझने की जरूरत है। गोडसे एक जाना पहचाना चेहरा था, खासकर पुणे और उसके आसपास के इलाके में। और राजनीति के तौर पर मोरारजी देसाई ने लिखा कितनी बार गोडसे आके मुझसे मिलता था और अपने अखबार की शिकायतें मुझसे, मैं उसके अखबार की शिकायत करता था और वो मुझसे कहता था मेरी जमानत जब्त कर ली, मेरे अखबार की आपने, ये वो। तो इस स्तर का था। वो गृह मंत्री के साथ, राज्य के गृह मंत्री के साथ बैठता था, तो वो छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं था। तो जब गोडसे का नाम आया तो सावरकर का नाम अपने आप आ गया और ये मौका मिल गया हाथ में। अच्छा। तो नेहरू सरकार के कहने पे सावरकर के खिलाफ जाल बिछाया गया। तो सावरकर को जाल बिछाने का जो मोहरा बना, वो बना दिगंबर बड़गे। वो हथियारों का सौदागर था, उसकी कोई विचारधारा नहीं थी, वो आदतन अपराधी था और पैसों का लालची था। तो पुलिस ने पहले तो उसको मारा भी और ये भी धमकी दी कि तू हत्या में तू भी शामिल है, तू तो पहुंचा ही था मारने के लिए 20 जनवरी को। और पुलिस ने साथ में एक प्रपोजल और रखा कि अगर तुम वादा माफ गवाह बन जाओगे, मतलब अगर तुम हमारे गवाह बन जाओगे तो हम तो तुमको माफ़ी दिलवा देंगे और साथ में तुम जो चाहोगे वो तो मिल जाएगा। तो उसने बोला कि मुझे आजीवन एक सरकारी घर और सुरक्षा मिलेगी। बोला हाँ मिलेगी। तो ये इस लालच में, और पेंशन मिलेगी। बोला हाँ पेंशन मिलेगी। तो दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन गया, वादा माफ गवाह। अगर 20 जनवरी का हमला कामयाब होता जो मैंने कहा, तो दिगंबर बड़गे गांधी का हत्यारा होता, गोडसे नहीं। उसी व्यक्ति को सरकारी गवाह बना लिया पुलिस ने इस शर्त पे। और कोर्ट में एक ऑर्डर पारित हुआ जब पहले दिन कि बड़गे वादा माफ गवाह बन गया, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता, अब वो सरकार का गवाह है। तो दिगंबर बड़गे की गवाही के आधार पर सावरकर को घेरने, वीर सावरकर को घेरने की कोशिश हुई। तो बड़गे ने गवाही दी कि मैं गोडसे और आप्टे के साथ सावरकर के घर गया और नीचे मैं रुक गया। ये दोनों ऊपर उनका कमरा था, नीचे सावरकर जी की लाइब्रेरी थी, उनका स्टाफ बैठता था और लोग उसमें आना जाना लोगों का लगा रहता था। वो मतलब हिंदू महासभा का एक तरह से दफ्तर था, कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। और सावरकर अपने परिवार के साथ पहले माले पर रहते थे। तो इसने कहा दिगंबर बड़गे ने कि हम वीर सावरकर के घर पहुंचे, मैं नीचे माले पर रुक गया, ये दोनों ऊपर गए, इन्होंने आधे घंटे चर्चा की, वो मुझे मालूम नहीं है बंद कमरे में इनकी क्या बातचीत हुई। जब ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो वीर सावरकर भी पीछे पीछे आए और उन्होंने मराठी में कहा, जिसको मैं हिंदी में बोलकर बताता हूं आपको, कि उन्होंने कहा यशस्वी होकर आना। अब यशस्वी होकर आना, तो वीर सावरकर ये उस समय तो हैदराबाद पे भी हमला करने का प्लान बना रहे थे गोडसे आप्टे, उसके लिए भी बोल सकते हैं। ये कई राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए भी बोल सकते हैं। अखबार की सफलता के लिए भी बोल सकते हैं। गांधी हत्याकांड से सीधा संबंध नहीं जुड़ा, लेकिन यशस्वी होकर आना एक वाक्य पकड़ के पुलिस ने उसकी गवाही में डलवा के ये साबित करने की कोशिश की कि सावरकर के आदेश पर गांधी को मारने का प्लान बनाया गया। उसके बाद बड़गे ने एक गवाही और दी कि आप्टे ने मुझसे कहा है कि तात्या ने कहा, तात्या मतलब वीर सावरकर, कि आप्टे ने मुझसे कहा है कि तात्या ने कहा है कि गांधी के 100 वर्ष पूरे नहीं होने देना है, अब हम उसे खत्म कर देना है। तो ये बात तो आप्टे कह रहा है ना, बड़गे को आप्टे कह रहा है। आप्टे बात मन से भी कह सकता है, भाई मैं कल को कह दूं कि आपने मुझे कहा है कि इसको मारना है, या मुझे फलां ने कहा है कि इसको मुझे मारना है, तो उसके मुंह से तो नहीं सुना ना आपने। तो ये सब कही सुनाई बातों पे इन्होंने केस तैयार किया और अपनी पुस्तक में ये बात लिखी है मैंने उनसे कि जो सीके दफ्तरी थे, सीके दफ्तरी जो सरकारी वकील थे, उन्होंने खुद अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल जो था, उनका मित्र था, उसको बताया कि सरकार को मैंने समझाया कि सावरकर पे केस नहीं बनता है, क्यों केस चला रहे हो, हमें केंद्रित ध्यान सिर्फ गोडसे उसके साथियों पे करना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। तो ये उसने कॉन्सुलर जनरल ने ये अपने विदेश मंत्रालय अमेरिका को एक चिट्ठी में लिख दिया, वो अभी सार्वजनिक हुई है कुछ साल पहले। और किसी भी जो गवाह नहीं बने थे, ये जो बचे 6, इनमें से किसी ने भी एक्सेप्ट किया? नहीं किया। इनको गोपाल गोडसे का बयान है कि मुझे इसलिए मारा गया कि मैं ये बोलूं कि मैं हत्या से पहले, 20 जनवरी के हमले से पहले मैं सावरकर सदन गया था और वीर सावरकर से मिला था। इस बात पे गोपाल गोडसे की बहुत पिटाई हुई, सबको मारा गया, सबको मजबूर किया गया। तो सावरकर के खिलाफ कोई केस बन ही नहीं रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा, वो 3 बार कार्रवाई देखने भी गए, तो उन्होंने भोपटकर जो सावरकर के वकील थे उनको मिलने के लिए बुलाया और बोला कि मनोहर मुलगांवकर ने लिखा है, जिसको मैं अपनी पुस्तक में जगह दी है, उनको कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुझसे फ़ोन करके बुलाया कि मिलने आ जाओ। और मैं मिलने जब उनसे गया तो हम कार में हमारी मुलाकात हुई, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तुम्हारा जो मुवक्किल है वीडी सावरकर, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, सरकार फंसाना चाहती है। तो भोपटकर ने पूछा कौन फंसाना चाहता है सरकार में? नेहरू। तो डॉक्टर अंबेडकर चुप रहे। तो ये नेहरू का पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था कि हमें कैसे भी करके वीर सावरकर को फंसा देना, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व की भावना का उभार हो रहा था। नेहरू को जो हिंदुत्व की बात करने वाले, जो चाहे वो संगठन थे, चाहे वो नेता थे, चाहे वो राजनीतिक दल थे, उन सबको कुचलना, सबको लपेटने का उनको मौका मिल गया। और देखिए सावरकर फिर वैसे नहीं रह पाए गांधी हत्याकांड के बाद। उस बहुत बीमार थे, उनको जिस तरह से पुलिस ने लेकर आई
और जिस तरह से उनको अपमानित करके कटघरे में बिठाया एक गया। समय जहां पे उनको भी आज़ादी मिलनी थी, क्योंकि हाँ। अगर याद हो आपको, जब वो जेल से निकलने के बाद हाँ। 1924 में हाँ। 1947 तक वो निगरानी में रहे। नहीं 1947 तक नहीं रहे, रत्नागिरी में उनका एक समय था, 37 के बाद वो अपने थोड़ा वो- घूमते थे, हाँ, लेकिन वो पुलिस लेकिन- उन पे लेकिन नजर रखती थी, तो वही कंटिन्यू रहा। कुल मिला के था कि आज़ाद भारत में भी उनके ऊपर एक बहुत ही घिनौना आरोप लगाया गया, गांधी की हत्या का। तो सावरकर कभी उससे उभर नहीं पाया। उनकी एक चिट्ठी भी आती है कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ सार्वजनिक जीवन से, वो विक्रम संपत ने अपनी पुस्तक में उसका जिक्र किया है। वो अंदर से टूट गए थे। उनका ये मानना था कि उनके जो शिष्य थे, एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ, एक बलवंत गोगटे थे जो सावरकर के शिष्य माने जाते थे, तो उन्होंने गवर्नर हॉटसन पर गोली चलाई थी, तो वो सावरकर का भी उसमें नाम आया था, वीर सावरकर का। तो बलवंत गोगटे सावरकर का शिष्य भी थे, वीर सावरकर के, और साथ में वो नाथुराम गोडसे के दोस्त भी थे। बलवंत गोगटे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, बाद में पुणे के मेयर बने वो, तो पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था गांधी की हत्या के बाद। तो बलवंत गोगटे को खूब मारा गया। तो बलवंत जो बीबी गोगटे थे, बलवंत वी गोगटे, उनका मुझे इंटरव्यू जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के अंदर ऑडियो इंटरव्यू सुनने का मौका मिला। वो मैं उस लाइब्रेरी तक पहुंच गया था ऑनलाइन, तो वो इंटरव्यू मैंने पूरा सुना। तो बीवी गोगटे उसमें, बलवंत गोगटे उसमें लिखते हैं कि मुझे पुलिस के अधिकारी, सीबीआई के बड़े अधिकारी एक आया और उसने कहा कि तुम ये बोलो कि जो तुमने हडसन को गोली मारी थी 30 के दशक में, गवर्नर हडसन को, वो भी तुमने सावरकर के कहने पे मारी थी। तो सावरकर आदतन ऐसे अपराध करते रहे हैं, इसलिए गांधी की हत्या भी उन्होंने ऐसे अपने शिष्य से करवाई होगी, हम कड़ियाँ जोड़ देंगे। तो बोला, मैंने पुलिस वालों से कहा कि सावरकर जी का ये मानना है कि हम विदेशी शासक जो है, जो हम पे जुल्म कर रहा है, हम उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपने किसी देश के नेता के साथ नहीं कर सकते। अगर आप विक्रम संपत की पुस्तक पढ़े तो इसमें भी जिक्र आता है कि जब गोपाल कृष्ण गोखले की नीतियों से कुछ लोग नाराज हो गए थे, तो उन्होंने, कुछ ऐसे संगठन के लोग थे जो सावरकर के करीबी थे, उन्होंने गोपाल गोडसे पर मतलब हमला करने का प्लान बनाया, जान से मारने के लिए, उनके साथ हमला। तब भी वीर सावरकर ने विरोध किया था कि नहीं, हमें अपने जो नेता हैं उनसे नाराज भी अगर हो जाएंगे तो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो किसी, अगर कर्नल वायलिन को ढींगरा ने सावरकर के, वीर सावरकर के कहने पर मारा था, या हडसन को गोली अगर बीबी गोगटे ने सावरकर के कहने पे मारी थी, या एएमटी जैक्सन नासिक कलेक्टर की हत्या के आरोप में तो सावरकर जी को सजा ही हुई काला पानी की। एक काला पानी तो जिसको अमर बलिदानी अनंत लक्ष्मण कन्हैया ने मारा था। तो विदेशी जुल्मी शासकों को मारना अलग बात है, जो सावरकरवाद का विचार था, लेकिन अपने ही नेता को मार देना ये सावरकर की सोच नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी उनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतने गंभीर उन पर आरोप लगाए। आखिरी में मैं ये, जो सबसे महत्वपूर्ण इस पुस्तक का वो है, राजनीतिक षड्यंत्र तो कांग्रेस ने अपने विरोधियों के साथ किया ही इस बहाने से। ब्राह्मणों के साथ महाराष्ट्र में नरसंहार जो हुआ उनका, चितपावन ब्राह्मणों का, वो एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता है, कहीं पे डिस्कस नहीं किया जाता है। बहुत चालाकी से छुपाया गया, बहुत चालाकी से। कितने हजार मरे, कितने नहीं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्या हुआ कि मतलब जैसे मैं आपको बताया किस तरह से चुकी हुई सरकार, और जैसे आपने एक इंटरव्यू में सही कहा कि फर्स्ट लिंचिंग और जो वो हुआ, वीर सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर के साथ। देखिए कोर्ट से को 10 दिन तक ये लोग पकड़ नहीं पाए, सारे सबूत होने के बाद, सारे सुराग होने के बाद। मैंने कहा ना, कांस्टेबल भी पकड़ लेता, सब कुछ मालूम था इनको, इन्होंने गोडसे को पकड़ा नहीं। लेकिन गोडसे ने 5:17 पर गोली मारी 30 जनवरी को गांधी को 1948 में। तो महज 3 घंटे में पूरे भारत को गोडसे की जन्मपत्री पहुंच गई थी कि गोडसे का नाम क्या है, उसका पेशा क्या है, वो जाति में ब्राह्मण है, और ब्राह्मण में भी उसकी उपजाति चितपावन ब्राह्मणों की है। ये सारी जानकारी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इस तरह के कर्नाटक के इलाकों, उत्तरी कर्नाटक के इलाकों में पहुंचा दी गई थी। और उसी रात से गांधीवादियों की भीड़ ने जो है चितपावन ब्राह्मणों को घरों से निकाल कर मारना, काटना, उनके घर जलाना शुरू कर दिए। ये एक लंबी फहरिस्त है जिसके रिकॉर्ड दबा दिए गए। और आज भी आप जाएंगे महाराष्ट्र के गाँवों में, आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से चितपावन ब्राह्मण से बात करेंगे। मेरे साथी ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने बताया, इतना से चितपावन ब्राह्मण, बाकी सभी मराठी ब्राह्मण थे, उनके साथ क्या हुआ, उनके घरों में किस्से मौजूद हैं, उनकी दादी नानियों ने उनको सुनाए, वो किस्से कैसे वो भागे थे। तो खैर इस तरह से ब्राह्मणों का नरसंहार शुरू हुआ। और सुबह वीर सावरकर के घर को घेर लिया गांधीवादियों की भीड़ ने। तो सावरकर के घर में तो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे तैसे मामला वहाँ पुलिस पहुँच गई थी। लेकिन शिवाजी पार्क में जहाँ वीर सावरकर रहते थे, उसके घर के पीछे डॉक्टर नारायण सावरकर रहते थे, थोड़ी दूरी पर। डॉक्टर नारायण सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे और MBBS अच्छे डॉक्टर थे वो। उनके घर पे हमला किया भीड़ ने, पत्थर फेंके और अंदर दाखिल हो गई भीड़। और किसी जैसे चोर डाकू को खींचकर जब भीड़ लेकर आती है, तो ऐसे डॉक्टर नारायण सावरकर को घसीट कर सड़क पर लाया गया
वो गांधीवादियों की भीड़ ने तब तक उन पर पत्थर बरसाए जब तक कि उन लोगों ने उसको मरा हुआ समझ नहीं लिया। तो आज़ाद भारत की जो पहली मॉब लिंचिंग होती है वो नारायण सावरकर के साथ होती है, और मॉब लिंचिंग का पहला शिकार कोई बनता है तो सावरकर परिवार बनता है, और इसको वो कभी उबर नहीं पाए इन चोटों से। उसके बाद डॉक्टर नारायण सावरकर की कुछ महीनों बाद मृत्यु हो गई। तो ये गांधीवादियों का ये सच है जो हमसे छुपाया जाता है, और इसकी अगर कोई बात करता है तो आप फिर गोडसे के समर्थक हो जाते हैं, आपको फ्रिंज बोल दिया जाता है, आप पे लेबलिंग की जाती है, आपके ऊपर मुहर लगाई जाती है। इस तरह का व्यवहार आज भी हो रहा है। प्रखर जी, वैसे तो इसमें 35 चैप्टर हैं, और 35 के 35 मतलब अगर हम बात करें एक एक चैप्टर पे एक एक घंटे अगर मैं सभी बता दूंगा तो मेरी पुस्तक में पढ़ेगा कौन? वार्तालाप हो सकती है। तो अभी ये बहुत ही संक्षिप्त में हमने ये थोड़ा थोड़ा करके कवर किया है जी। आप यहाँ पे आए, इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।